हेलो। सो आई होप यू रिमेंबर कि मैंने जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था तो आई टोल्ड यू कि वील बी डिस्कसिंग मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर after we have already covered electric current, which happened a few I think a couple of days ago. So today is the time we discuss modes of heat transfer. Now this chapter has basically three components. First component, there are three modes of heat transfer essentially. Which are those? They are, first one, let me use the yellow ink. They are conduction, then conduction followed by convection, which is not really in your syllabus, but we'll cover this briefly, and then finally you have radiation. Radiation से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं. कंडक्शन इज वेरी सिमिलर टू करंट इलेक्ट्रिसिटी, विच इज वाई वी वेटेड फॉर लाइक करंट इलेक्ट्रिसिटी टू गेट ओवर, ताकि वी कैन डिस्कस दिस राइट नाउ. कन्वेक्शन इज द फ्लो इन लिक्विड, जो कि बल्क मोशन की वजह से होता है, इंटरनल बल्क मोशन की वजह से होता है. वील सी व्हाट दैट रियली इज. चलो तो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक, विच इज गोइंग टू बी कंडक्शन. नाउ कंडक्शन में एक लॉ आता है, फूरियर्स लॉ, विच इज द बेड रॉक ऑफ द एंटायर एनालिसिस ऑफ कंडक्शन दैट यू आर गोइंग टू बी स्टडीइंग. What consists of this law? The law is basically the following. In one dimension, Fourier's law states that qx is equals to minus k dt by dx. ठीक है, यानी कि qx क्या है? Where qx is the heat flux in x direction. Okay, let me define what heat flux is. So heat flux is basically the following. Heat flux क्या है तुम्हारा? Heat flux is basically the following. Amount of heat delta q, है ना, flowing, देखो flowing है ना. अब I hope you remember this. I hope you remember this, है ना. I hope you remember this कि what exactly is your heat flux. तो flux याद है क्या होता है? मतलब flowing through a unit area. अब ये flux के लिए मैं ऐसे देखो, तो there are multiple ways of actually defining this. One way would be to, you know, flux जब तुम इलेक्ट्रिसिटी में डिफाइन करते हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स द करंट, राइट. सो वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स द करंट, दैट्स योर सॉरी टाइम्स द एरिया, राइट. किसी एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, दैट्स योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स. यहाँ पे हीट फ्लक्स का क्या है? यहाँ पे हीट फ्लक्स का मतलब क्या है, एक बार वो देखते हैं पहले, ठीक है. तो जब मैं बोलता हूं कि हीट फ्लक्स ये इतना है, तो आई डोंट रियली मीन मल्टीप्लाइड बाय एरिया. व्हाट आई रियली मीन इज पर यूनिट एरिया, ठीक है. सो इसका मतलब है पर यूनिट एरिया, नॉट लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि क्या होता है, नॉट लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि क्या होता है, E टाइम्स dA का इंटीग्रल, राइट. याद है ये सभी को? हाँ है ना, याद है सभी को? हाँ है ना. सो वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ फ्लक्स. हम यहाँ पे बात करें पर यूनिट एरिया, राइट. तो आसान भाषा में अगर मैं तुमको, और पर यूनिट टाइम एज वेल, राइट. तो अगर मैं आसान भाषा में इसको समझाने की कोशिश करूँ तो तुम्हारा हीट फ्लक्स Q ऑफ x एक्चुअली में है क्या? दिस इज डेल्टा लाइक दिस पर यूनिट एरिया टाइम्स यूनिट टाइम. So this is what I'm really talking about. ठीक है, this is what I'm really talking about. Okay. So ये लॉ जो है ये किसके इक्वल है, किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, है ना. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इन x, राइट, dt by dx, कितना लेंथ में कितना टेम्परेचर में चेंज आया, उतने पे उस पे जितनी छोटी लेंथ उतना ज्यादा तुम्हारा हीट का फ्लक्स, जितना बड़ा टेम्परेचर का डिफरेंस उतना ज्यादा बड़ा तुम्हारा हीट का फ्लक्स. एंड k इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको मैं बोलता हूँ कंडक्टिविटी, या टू बी मोर प्रिसाइज थर्मल कंडक्टिविटी. एंड एज यू वुड हैव नोन कि थर्मल कंडक्टिविटी को मैं, अगर थर्मल कंडक्टिविटी के है तो आई होप यू रियलाइज कि इससे थर्मल रेजिस्टिविटी कैसे आ जाएगी मेरी. आई विल कम बैक टू दैट. रेजिस्टिविटी कैसे डिफाइन होती है, रेजिस्टिविटी. आई होप यू रिमेंबर दिस फ्रॉम द डिस्कशन दैट वी हैव हैड इन इलेक्ट्रिक करंट. रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है? रेजिस्टिविटी तुम्हारी क्या हो जाती है? रेजिस्टिविटी इज बेसिकली 1/k एंड इट इज ऑल्सो रिटन एज 1/k या 1/kappa, इट इज ऑल्सो रिटन एज रो. ठीक है. सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द हीट फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt by dx. माइनस इसलिए बिकॉज जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर गिर रहा होता है उसी डायरेक्शन में तुम्हारे टेम्परेचर का हीट जो है वो फ्लो हो रहा होता है. हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी का जो है वही यहाँ पे आता है. ओके. तो अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रिसाइज बताऊँ, वन डायमेंशन में तुम्हारे पास मान लो किस तरीके की बॉडी है, जिसका यहाँ पे कुछ तो एरिया है, राइट. ये जो एरिया है तुम्हारा, लेट्स कॉल दिस एरिया ए, है ना. लेट्स कॉल दिस एरिया ए. एंड ये एरिया ए में तुम्हारी डेल्टा एक्स रीजन है, एक्स लेंथ है यहाँ से. अब यहाँ से हीट Q1 आ रही है, यहाँ से हीट Q2 जा रही है, जो भी हो रहा है, यहाँ से हीट Q1 आ रही है और वहाँ से हीट Q2 जा रही है. तो Q2 मतलब बाहर जो हो रहा है, Q1 मतलब जो आ रही है अंदर. अब अगर मान लो अंदर कोई हीट स्टोर ना हो, अंदर हीट स्टोर भी तो हो सकती है, इंटरनल एनर्जी स्टोर हो सकती है, इंटरनल एनर्जी कम हो सकती है, बढ़ सकती है, तेज हो सकती है, ये सब पॉसिबल है, राइट. तो अगर मान लो ये सारी चीज़ें नहीं हो, मान लो अगर जितनी हीट आई है उतनी हीट अगर बाहर जाए, तो उस सिनेरियो में क्या होगा? उस सिनेरियो में तुम्हारा Q1 इज इक्वल्स टू Q2 होगा, राइट. तो अगर डेल्टा U 0 हो जाएगा तुम्हारा, तो तुम्हारा Q1 इज एक्चुअली इक्वल टू Q2 हो जाएगा. बहुत बढ़िया, हाँ है ना.
तो ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि Q1 इज इनफैक्ट इक्वल टू Q2। नाउ इफ Q1 इज इक्वल टू Q2 तो यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे यहाँ पे ये मिलने वाला है, यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, अगर Q1 इज एक्चुअली इक्वल टू Q2 तो मुझे क्या मिलने वाला है। देखो तुम्हें यहाँ पे ऑलरेडी पता है कि जो हीट फ्लो कर रही है मान लो डेल्टा टी टाइम में फ्लो की, राइट, Q डेल्टा Q जो फ्लो किया वो डेल्टा टी टाइम में फ्लो किया, राइट। बेसिकली Q1 जो फ्लो किया वो कितने टाइम में फ्लो किया, वो इसका नाम मान रहा हूँ मैं डेल्टा Q है, क्योंकि यही हीट तो फ्लो करी है, राइट। तो तुम्हारा जो इसने जो फ्लो किया डेल्टा Q है ना, ये जो फ्लो किया है ना, ये कितने टाइम में फ्लो किया है। अमेजिंग amazing. So my pen dropped on a metal on the metal base of the whiteboard. Perfect, that was the sound. Anyways, so delta Q by delta T है तुम्हारा हीट का रेट ऑफ फ्लो, राइट। I mean जो होएगा, अब तुम्हें ये पता है कि दिस का इसका जो फ्लक्स रहेगा इसको मैं एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। आई मल्टीप्लाई दिस बाय एरिया, व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस बाय एरिया आई गेट द हीट फ्लक्स, है ना। यही तो है हीट फ्लक्स, यही तो है हीट फ्लक्स, यस और नो, यही तो है हीट फ्लक्स। तो अगर ये हीट फ्लक्स है तो ये किसके बराबर होगी, सो ये हीट फ्लक्स इज गोइंग टू बी व्हाट, डेल्टा Q बाई डेल्टा T। इसको मैं लिख देता हूँ, हाँ ना, चलो तो इसको मैं कैसे लिखूँ पता नहीं मुझे, देखो तो आई राइट दिस एज आई क्यू। अब मैं आई क्यू या आई टी एच लिखता हूँ, ये क्यों लिख रहा हूँ, आई एक्सप्लेन दिस इन अ वाइल, आई एक्सप्लेन दिस इन अ वाइल। आई टी एच बाई एरिया कितना होगा, कितना होगा, दिस इज गोइंग टू बी हीट फ्लक्स। हीट फ्लक्स क्या होगा तुम्हारा, व्हाट इज गोइंग टू बी योर हीट फ्लक्स, योर हीट फ्लक्स इज गोइंग टू बी, सॉरी मतलब इज गोइंग टू बी कापा टाइम्स या के टाइम्स, कापा या के टाइम्स कितना, the change in temperature, right? So it is going to be delta T by delta X, यानी कि बेसिकली क्या बन जाएगा इस सिनेरियो में, देखो इस सिनेरियो में यहाँ पे टी सी यहाँ पे टी एच है, ये पूरा लेंथ L है, राइट। तो अब एक तो ये हो गया, बट अगर मान लो इसको मैं ऐसे लिखूँ तो इसको बेटर वे ऑफ राइटिंग दिस वुड बी, a better way of writing this would be कि I write this simply as dt by dx, and what happens after this, when I integrate this, you realize this, you realize that I get, first of all I get I thermal is equal to k by ka, है ना, इंटू के ए इंटू डी टी बाई डी एक्स, है ना, डी टी बाई डी एक्स, राइट। तो अगर मान लो मैं इसको इंटीग्रेट वगैरह करूँ तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, इफ आई इंटीग्रेट दिस, नेक्स्ट स्लाइड में करूँ क्या, इंटीग्रेट देखता हूँ, लाया हूँ क्या मैं खाली स्लाइड इसके लिए, हाँ लाया हूँ। तो देखो तो क्या होगा, तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा आई टी एच इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू के ए डी टी। आई इंटीग्रेट दिस एंड आई गो फ्रॉम टी हॉटर टू टी कोल्डर, है ना। माइनस साइन भी यहाँ पे ऑब्वियसली रहेगा ही, क्योंकि आई होप यू रियलाइज कि यहाँ पे माइनस साइन क्यों आएगा, बिकॉज गर्म से ठंडे में जा रहा है तो जिधर पे डिक्रीज हो रहा है उधर पे पॉजिटिव करंट है, राइट, मतलब उधर पे पॉजिटिव हीट फ्लक्स है, राइट। तो वहाँ पे माइनस भी आएगा, तो माइनस ये रहा इसमें, माइनस ये रहा इसमें, और इधर पे इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू L तक कर दूंगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, आई टी एच इंटू एल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, के ए इंटू टी एच माइनस टी सी। तो कुल मिला के मेरे को आई टी एच कितना मिला, के ए इंटू टी एच माइनस टी सी बाई एल। सही है, सही है। यार क्या है इसको, क्या दिक्कत है, बताओ इसको क्या दिक्कत है। सही है। So this is what I am going to be getting for ITH, right? This is the idea. Does this look very similar? Does this look very similar? Does this? I want you to understand one more thing. अगर मान लो मैं इन सभी को उधर ले जाऊँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, my delta T is going to be what? It is going to be ITH, है ना, into क्या मिल जाएगा? I am going to get 1 by K into L by A. अब ये जो 1 बाई के इंटू एल बाई ए है ये डेल्टा टी है, और यहाँ पे तुम्हारे पास एक करंट है जो कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी है, राइट। डेल्टा क्यू ये क्या है, बेसिकली डेल्टा ई बाई डेल्टा टी या डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, जो भी। डू यू रियलाइज दिस इज वेरी सिमिलर टू, दिस इज एनालोगस टू एनालोगस टू एनालोगस टू एनालोगस टू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू आई इंटू रेजिस्टेंस। यही है क्या, इज दिस एनालोगस टू दैट, यस इट इज एनालोगस टू दैट। तो यहाँ पे द आइडिया है कि मान लो मैं तुमको एक क्वेश्चन दे दूं, अब मैं तुमसे कुछ कुछ यहाँ पे पूछ रहा हूँ, क्या होगा, वन फेस ऑफ एन एल्यूमिनियम क्यूब ऑफ एज 2 मीटर्स, क्यूब है, एज ये रहा ये रहा ये रहा, है ना, ऐसा हो गया, ऐसा आ गया। तो ये जो तुम्हारा एज है यहाँ वाला, है ना, इसका एरिया कितना आ गया, 2 मीटर्स था तो इसका एरिया कितना आ गया, 4 मीटर स्क्वायर आ गया,
है ना. तो वन फेस ऑफ एल्यूमिनियम क्यूब ऑफ एच 2 meters इज मेंटेन्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है. एंड द अदर एंड इज मेंटेन्ड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. बहुत बढ़िया. ऑल अदर सर्फेसेस आर कवर्ड बाय एडियाबैटिक वॉल. तो कहीं से कोई और हीट नहीं आ रही. तो ये वन डायमेंशनल प्रॉब्लम बन गया, है ना. नाउ द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग थ्रू द क्यूब इन 5 सेकंड इज. तो मेरे को डेल्टा क्यू निकालना है, जो कि कैसे मिल जाएगा मुझे, वो मिल जाएगा आई थर्मल इंटू थर्मल कंडक्टिविटी तो मुझे गियर हुई है, दिस इज गोइंग टू बी आई इंटू डेल्टा टी. तो क्या बन जाएगा, आई थर्मल into 5. अच्छा, what is the unit for I thermal? Unit for I thermal would actually be watt, right? Unit for I thermal will actually be watt, correct? Yes or no? है ना. Unit for I thermal will actually be watt, है ना. Watt, W-A-T-T, right? ये चीज़ मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ, मैं लिख देता हूँ, है ना. The unit for I thermal is watt. Why is it watt? Because देखो I thermal क्या है, डेल्टा E by डेल्टा T ना, so which is joules per second and that is basically watt. ठीक है, that is basically watt. Understood? Yes or no? तो I thermal ये क्या है तुम्हारा, the unit is watt. Okay, if the unit is watt then तुम्हें यहाँ पे मिल गया तुम्हारा ये कितना है ना. तो I thermal तुम्हें मिल गया 5 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दोगे and you'll get your answer. Okay, now what is I thermal? I thermal तुम्हें कैसे मिलेगा? I thermal is going to be what, 1 by K. 1 by K नहीं था, सॉरी उल्टा था ना, ये तो यहाँ पे तो उल्टा था. हाँ, तो K इंटू A बाई L, है ना. Now what is this L? This L is basically 2 meters, right? This L is basically 2 meters because it's a cube and one side is 2, so automatically it has to be 2, right? So L is 2 and area is 4. So A मिल गया, K मिल गया, ये मिला हुआ है. And do you know what delta T is? Yes, सारा मिल गया, तो यहाँ से ये मिल जाएगा, right? So calculate this, solve this problem, है ना. यहाँ से calculate I thermal and finish off the problem. And finish off the problem. ये होमवर्क है तुम्हारे, ये मैं नहीं करूँगा, मैं कैलकुलेशन क्यों ही कर रहा हूँ यार, मतलब इतना ये पॉइंट नहीं है ना, टाइम वेस्ट है बेसिकली, राइट. सो लेट्स नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. है ना, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? 3 identical rods of length 1 meter each, having cross-sectional area 1 centimeter square each, and made up of aluminium, copper, steel, respectively, are maintained at temperatures of this, and this, respectively, at their separate ends. Find the temperature of their common junction. What does this tell you? What does the diagram look like? This look for this. The diagram looks like this. So I give you one rod over here, ऐसा कुछ, and I give you another rod over here like this, and I give you another rod over here like this. तो मैंने टोटल कितने रॉड दे दिए? 3 रॉड दे दिए, हाँ या ना. मैंने तुम्हें टोटल कितने रॉड दे दिए? मैंने तुम्हें टोटल 3 रॉड दे दिए, हाँ या ना, हाँ या ना. अब मैंने क्या बोला है कि ईच रॉड, है ना, तीनों का लेंथ कितना है, 1 मीटर है. इसका कितना है, वापस से 1 मीटर है, हाँ या ना. और इसका कितना, वापस से 1 मीटर है. ओके जी. सबका एरिया कितना है? एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3. एरिया 3 इज बेसिकली ए एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, which is 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर. बहुत बढ़िया. अब क्या बोला है, ये सब तुम्हें दे रखा है. एक है कॉपर का, है ना, एक है कॉपर का, एक है स्टील का और एक है एल्यूमिनियम का. तो यहाँ वाले को मान लेते हैं एल्यूमिनियम, इधर वाले को मान लेते हैं कॉपर, इधर वाले को मान लेते हैं स्टील. अच्छा, स्टील वाला कितने पे है? 50 डिग्री पे रखा हूँ इसको मैं, बहुत बढ़िया. ये वाला कितने पे है? एल्यूमिनियम नहीं, एल्यूमिनियम वाला 12 पे है, ये 12 पे पड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया. और मेरा कॉपर कहाँ पे है? 4 डिग्री पे. ओके. Okay. Do you now realize how do you work this out? This is a very good question because अब तुम्हें समझ नहीं आएगा इसमें करूँ क्या मैं. How do you work this out? And the answer is very 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 simple. जो तुमने वहाँ पे पढ़ा था the idea of KVL and KCL, Kirchhoff's law जो तुम पढ़ते हो उसी के जैसा कुछ idea यहाँ पे. The way to deal with this is the following. The way to deal with this is using this, the idea of thermal resistivity. So I'll now discuss these concepts. दोनों कॉम्बिनेशन, एक सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया तुम्हारा और एक ये पैरेलल वाला आ गया. वंस आई हैव डिस्कस दिस, इसके बाद आई विल नाउ कम बैक टू दिस ओरिजिनल प्रॉब्लम एंड जहाँ पे हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे कि ये सॉल्व कैसे करते हैं. तो देखो यहाँ पे द आइडिया इज कि इफ आई गिव यू दिस स्लैब जिसका है कोएफिशिएंट K1, इसका है कोएफिशिएंट K2, है ना, इसका टेम्परेचर, इसमें हीट आएगा, मतलब जो करंट आएगा तुम्हारा थर्मल करंट जो आएगा वो Q/T रहेगा, इसमें Q/T आएगा, वहाँ से Q/T चले जाएगा. तो दोनों में सेम करंट जा रहा है, इधर पे T1, इधर पे T0, इधर पे T2 है, यहाँ पे L1 है, उसका L2 है. तो डू नाउ रियलाइज यहाँ पे तुम्हें एक R1 मिल जाएगा, यहाँ पे R2 मिल जाएगा. इधर पे टेम्परेचर तुम्हारा रहेगा T1, इधर पे टेम्परेचर रहेगा तुम्हारा T2, इधर पे टेम्परेचर रहेगा तुम्हारा T0. डू नाउ रियलाइज कि हाउ डू यू गेट द वैल्यू ऑफ T0? सो डू नाउ रियलाइज कि देखो
टी नॉट माइनस या टी वन माइनस टी नॉट, मान लो थर्मल करंट यहाँ से आ रहा है, मतलब करंट यहाँ से आ रही है, ये आई आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी नॉट माइनस टी वन इज बाई आर वन इज द करंट आई वन है ना, या करंट थ्रू ए, बट दैट करंट थ्रू ए इज ऑल्सो इक्वल टू करंट थ्रू बी है ना, बट दैट इज बेसिकली टी टू माइनस टी नॉट बाई आर टू। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल गया, यहाँ से तुम्हें क्या मिल गया, टी नॉट आर टू टी नॉट माइनस आर टू टी वन इज इक्वल्स टू आर वन टी टू माइनस आर वन टी नॉट। इधर से उधर ले जाओ, इनको इधर लाओ, तो व्हेन यू डू दैट यू गेट द टी नॉट इज बेसिकली आर वन टी टू प्लस आर टू टी वन है ना, आर वन टी टू प्लस आर टू टी वन डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू। ठीक है, आर वन प्लस आर टू समझ में आ गया, समझ में आ गया ये, हाँ है ना। सो टी वन इज इक्वल्स टू आर वन टी टू प्लस आर टू टी वन बाई टी वन प्लस टी टू। ये अगर ऐसा लगा हो तो, अगर ऐसा लगा हो तो, वरना नहीं इस केस में। अगला एग्जांपल देखो, तो ये तुम्हें यहाँ पे तुम्हें समझ में आ गया, यहाँ पे तुम्हें मालूम है यहाँ से आर वन कितना हो तुम्हारा, ये बता दो मुझे। आर वन इज सपोज टू बी वन बाई के है ना, वाई वन बाई के वन, वाई बिकॉज दिस इज बेसिकली रो वन है ना, इंटू एल वन बाई ए है ना, इंटू एल वन बाई ए, सही बात है क्या। एंड व्हाट इज आर टू, आर टू इज अगेन गोइंग टू बी वन बाई के टू which is again rho 2 है ना into L2 by A। तो just so that you know this in terms of all of this, ठीक है। ओके अगला देखते हैं अब, यहाँ ये किसी काम का स्लाइड नहीं था, इसको इग्नोर करो। हाँ यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगला क्या दिया हुआ है तुम्हें, दो ऐसे दे रखे जो इधर से और इधर है। अब देखो इनका एरिया अलग अलग है, इसका एरिया A1 इसका एरिया A2, बट इन दोनों का लेंथ L ही है, राइट, लेंथ सेम हो जाएगा इनमें, मतलब अदरवाइज यू वुडंट गेट देम बिटवीन द सेम वो ना, तो या अदरवाइज आई मीन तुम चाहो तो एल को वेरी कर सकते हो, तुम बोलो कि मैं आर्टिफिशियल इधर पे कुछ 0 डिग्री मेंटेन करूंगा और मैं इधर पे भी 0 डिग्री मेंटेन कर रहा हूँ, इधर पे मैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया और इधर पे मैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया, तो अगर मैं ये सारा कर दूं तो हो ही जाएगा, है ना, मतलब आई कैन डू दैट आर्टिफिशियली, बट द पॉइंट इज कि दिस इज अ नाइस असम्पशन, सो वील वर्क विद दिस, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें इसी टाइप के असम्पशन मिलेंगे, बट ऑल्दो अगेन इफ यू आर एबल टू कन्वर्ट इट इनटू द करेक्ट कॉम्बिनेशन, आर वन आर टू का वैल्यू कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, R1 है, ऑल्दो मैं ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में लिख रहा हूँ है ना, बट द पॉइंट इज कि इट यू नो इट इज इक्विवेलेंट या एनालोगस टू दिस है ना। तो यहाँ पे R2 है जिसका वैल्यू कितना होगा 1 बाई K2 है ना, इंटू L बाई A2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा R1 का L बाई K1 A1 है ना, मस्त। ओके अब देखो इन दोनों के क्रॉस डेल्टा टी या डेल्टा टी तो सेम है ना, सही है, डेल्टा टी तो सेम है। अच्छा अगर डेल्टा टी सेम है, डेल्टा टी अगर सेम है तो डेल्टा टी सेम होने से क्या मिलेगा तुम्हें, डेल्टा टी वन किसके बराबर होता है, डेल्टा टी वन इज बेसिकली व्हाट, डेल्टा टी वन इज आई बाई आई इंटू आर, राइट, इट इज आई वन है ना, आई वन इंटू आर वन है ना, एंड व्हाट इज डेल्टा टी टू, आई टू इंटू आर टू, सो इक्वेटिंग देम वुड गिव मी व्हाट, इक्वेटिंग देम वुड गिव मी दिस, राइट, दैट आई वन आर वन क्या वैल्यू क्या आ जाएगा, आई वन इंटू एल बाई, चल जा हाँ, इंटू एल बाई के टू ए टू है ना, इज इक्वल्स टू आई टू इंटू एल बाई के वन ए वन है ना। तो द रीजन है इससे कि एग्जाम में तुम्हें सेम ही मिलेगा, बिकॉज देखो सेम नहीं होगा ना तो L1 यहाँ पे आएगा, L2 यहाँ पे आएगा, यू कैन वर्क दिस आउट, बट अगर सेम हो जाएगा तो L और L कट जाता है। तो एग्जाम में जनरली क्योंकि तुमको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं देना चाहता तो इसी तरीके का कोई सिनेरियो तुम्हें दे रहा होगा है ना, वो इसी तरीके का कोई सिनेरियो तुम्हें दे रहा होगा है ना। तो अगर ऐसे कोई सिनेरियो दे रहा होगा तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ से तुम्हें दो चीज़ें मिलेंगी, यहाँ से एक तो तुम्हें ये मिलेगा कि I1 बाई I2 इज इक्वल्स टू R2 बाई R1, एक तो ये याद रखने वाली बात हो गई, बहुत बढ़िया जनरल सिनेरियो है ये। दूसरा क्या होगा यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे क्या होगा, वो हो जाएगा I1 बाई I2 इज इक्वल्स टू K2 A2 बाई K1 A1, करेक्ट है क्या, कुछ तो गलत लग रहा है मेरे को इसमें, अरे यहाँ पे 1 आएगा, मैं 1 के बदले 2 लिख दिया, वही तो कुछ तो गलत लग रहा था है ना, यहाँ पे गलत लिख दिया था, लग रहा था मुझे, कोई ना, अरे चल जा, हाँ चल गया, 2 और यहाँ पे 1 तो हाँ अब सही आ रहा है, नाउ इट मेक्स सेंस। नाउ इट मेक्स सेंस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये उधर जाएगा तो यहाँ पे K1 A1 K2 A2, अगर मान लो मैं एरिया सेम कर दूँ तो वापस A1 A2 कैंसिल हो जाएगा, बट अगेन दैट वुड बी टू स्पेसिफिक अ केस, सो ये है या तो ये लगेगा जब L कांस्टेंट हो जाए, राइट, जब व्हेन L1 इज एक्चुअली इक्वल टू L2 तो ये लगा देना, और अगर नहीं हो तो ये तो है ही है तुम्हारे पास, ठीक है। तो अब वापस आते हैं इस सवाल पे, तो यहाँ पे तुम्हें मिल गया है ना, अब वापस आते हैं इस सवाल पे। इस सवाल में देखो क्या हो रहा है,
इस सवाल में कैन आई ड्रॉ इट लाइक दिस, कैन आई ड्रॉ दिस सिनेरियो लाइक दिस, तो इसको मैं लिखूंगा एक एज यहाँ पे मान लूँगा ऐसे आऊँगा मैं, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कुछ ऐसा, और यहाँ पे आऊँगा मैं और कुछ ऐसे लिखूंगा यहाँ पे ऐसा, और यहाँ पे रहेगा मेरा एक और रेजिस्टेंस ऐसा, है ना। यहाँ पे मेरा टेम्परेचर है 4 डिग्री, यहाँ पे मेरा टेम्परेचर मान लो है T, यहाँ पे मेरा टेम्परेचर कितना है, मान लो मेरा टेम्परेचर है 12, यहाँ पे मेरा टेम्परेचर कितना मान लो 50। तो यहाँ से हीट फ्लो करेगी, है ना, यहाँ से हीट फ्लो करेगी। अब मुझे नहीं पता हीट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है, मुझे नहीं पता, मैं मान रहा हूँ कि मेरा T जो है, मान लेते हैं ऐसे, तो मान लेते हैं यहाँ से मेरी हीट जो आ रही है वो ऐसे जा रही है, और मान लो यहाँ से मेरी हीट आ रही है, और मान लो यहाँ से भी मेरी हीट आ ही रही है। क्या ही फर्क पड़ रहा है, राइट, क्या ही फर्क पड़ रहा है, आई मीन डजंट रियली मैटर, राइट। आई मीन अगर गलत होगा तो तुम्हारा वैल्यूज एडजस्ट हो जाएगा, येस और नो, या R2 मान लो या R3 मान लो। तो अब यहाँ पे कैसे डील करेंगे हम, हाउ डू यू वर्क दिस आउट, हाउ डू यू वर्क दिस आउट, यू वर्क दिस आउट इन द फॉलोइंग मैनर। यहाँ पे जो हाउ डू यू वर्क दिस आउट, यू वर्क दिस आउट इन द फॉलोइंग मैनर। तो ध्यान से देखो, इधर से कितना करंट आएगा, इसका नाम लेता हूँ I2, इसका I1 I2 I3। सो व्हाट इज I1 I2 I3, I1 कितना आ जाएगा तुम्हारा, I1 आ जाएगा तुम्हारा 12 माइनस T बाई R1, I2 कितना आ गया तुम्हारा 50 माइनस T बाई R2, एंड फाइनली तुम्हारा I3 कितना आ गया T माइनस 4 बाई R3। अब देखो मैंने T माइनस 4 क्यों किया, बिकॉज ज़्यादा बड़ा क्या है, T बड़ा है, ज़्यादा T ज़्यादा बड़ा है, करेक्ट, हाँ है ना, तभी तो करंट ऐसे जा रहा है, करंट हायर से लोअर टेम्परेचर ही जाएगा ना, क्योंकि गर्म से ठंडे में जाता है। तो R3 रहा, R1 रहा और R2 रहा, ओके जी। अगर ऐसा है तो डू नाउ रियलाइज कि यहाँ पे मेरा I3 शुड बी इक्वल टू व्हाट, I3 शुड बी इक्वल टू व्हाट, I1 प्लस I2, राइट, बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलेंगे, बट करंट में इसका एनालोगस रहेगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, राइट। वहाँ पे एक दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है जो कि हम यहाँ पे नहीं डील कर रहे हैं, बिकॉज उसकी हमें जरूरत है, बट यू गेट द आइडिया, राइट। तो ये क्या होगा, बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा। नॉट दिस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मुझे यहाँ पे KVL टाइप का लॉ नहीं मिल रहा, मुझे यहाँ पे कुछ और मिल रहा है, राइट। दिस इज स्लाइटली सटल, सो आई होप यू रियलाइज दिस एंड आई होप दिस वर्क्स, है ना। थोड़ा सा सटल है, बट आई होप यू गेट दिस कि क्या यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे KVL का कोई एनालोगस वर्जन नहीं होता, सिर्फ KCL का एनालोगस वर्जन होता है, और KCL का एनालोगस वर्जन यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही होता है। Whereas on the other hand, when you do this for current, वहाँ पे तुम्हें KVL मिलता है for energy and KCL मिलता है for charge। तो यहाँ का charge is basically energy। तो yeah, it's yeah, because this is just an analogy. So this is the point where the analogy completely breaks down. Right now you do not have this notion of potential से भी work done होता है and all of it, वो नहीं है यहाँ पे तुम्हारा। That notion breaks down because ultimately this is just an analogy. ये कोई तुम्हारा मतलब this is not something that is first principle based, है ना, ये analogy ही है बस। तो this is where the analogy will actually break down. I hope this makes sense and let's continue then. So I hope this is clear. तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल गया कि I1 plus I2 is I3। तो डालो सारों को साथ में डाल दो, जब सारों को साथ में डाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, I1 I2 I3 को साथ में डाल देंगे तो हमें मिल जाएगा ये, राइट, हाँ है ना, ये मिल जाएगा, हाँ है ना, ऐसा मिल जाएगा ना। Now just solve for T। यहां से क्या करो, you know the value for R1 R2 R3, right, so solve for T now, simple। तो ये क्वेश्चन भी मैं कंप्लीट तो नहीं कराने वाला, बट नाउ आई होप इट मेक सेंस, राइट। तो तुम्हें यहाँ पे पता ही है, राइट, देखो इन सभी का लेंथ माने एरिया भी सभी का सेम ही है, हाँ है ना। तो यहाँ पे एरिया भी सभी का सेम ही है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा तुम्हें, R1 इज गोइंग टू बी व्हाट 1/K1 इंटू A/L, R2 कितना है तुम्हारा 1/K2 इंटू A/L, R3 कितना है तुम्हारा, नहीं के रो L बाई ए होता है, सॉरी, अचानक से मुझे याद है कि मैं उल्टा लिखे जा रहा हूँ। तो R3 कितना हो जाता है तुम्हारा, मिट जा, हाँ, R3 कितना हो जाता है तुम्हारा 1/K3 इंटू L/A। तो सभी का L/A जब डालोगे तो ये तो कट ही जाएगा ना डिनोमिनेटर से, तो अल्टीमेटली क्या बच जाएगा 1/K ही बचेगा। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा डिनोमिनेटर में 1/, तो K1 आ जाएगा, तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा K1 इंटू 12 माइनस T प्लस K2 इंटू 50 माइनस T प्लस इज इक्वल टू K3 इंटू T माइनस 4। समझ में आया, समझ में आया, हाँ या ना, समझ में आया, हाँ या ना, डज दिस मेक सेंस, यस और नो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अब ये जो सवाल है ये थोड़ा सा अलग है, ये वैसा नहीं है जैसे तुम हमने अभी तक किया हुआ है, तो इसके लिए हमें लगेगा एक फिगर, डायग्राम, वी विल नीड डायग्राम। सो लेट्स फर्स्ट ड्रॉ अ डायग्राम। सो मान लो मैंने तुम्हें इस तरीके का, अरे यार ये कलर का डायग्राम किसको चाहिए, वाइट कलर में डायग्राम बनाएंगे पहले। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं ऐसा, है ना, एक छोटा अंदर से छोटा सिलेंडर बनाते हैं, फिर एक बाहर सिलेंडर बनाते हैं, ठीक है, एक बाहर सिलेंडर बनाते हैं।
तो ये रहा तुम्हारा अगला डायग्राम, बड़ा सिलेंडर। ये इसको क्या दिक्कत हो गया, बड़ा सिलेंडर ये रहा। समझ में मेरी बात? मतलब अभी डायग्राम परफेक्ट नहीं है ऑब्वियसली, आई होप यू विल फॉरगिव मी फॉर दैट, है ना, कुछ नहीं कर सकता मैं इसके बारे में, आई होप यू विल फॉरगिव मी फॉर दैट। तो देखते बना सकते क्या परफेक्ट इसको। नहीं बना सकते तो इसको डिलीट कर देते हैं। तो चलो मैं हाथ से ही बना दे रहा हूँ, दूसरा सर्कल मैं अपने हाथ से ही बना दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा सर्कल रहेगा और एक नीचे में ऐसा सर्कल रहेगा, और ये सर्कल जो रहेंगे इनको फिर हम जोड़ देंगे। तो अब तुम्हें यहाँ पे एक दिख रहा है एनुलर डिस्क, एनुलर मतलब हॉलो, बीच में यहाँ पे हॉलो है ये, है ना, यहाँ पे ये हॉलो है और साइड में ये भरा हुआ है। अच्छा, तो इनर रेडियस इसका कितना है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना तुम्हारा, ये रेडियस है तुम्हारा R1 और ये रेडियस कितना तुम्हारा R2। आई नाउ वांट यू टू कम टू ये वाले से, इधर अंदर वाले से यहाँ से तुम आओ R डिस्टेंस पर, स्मॉल R डिस्टेंस पर। यहाँ पे कैसा सर्कल कंसिडर करो, है ना, यहाँ पे कैसा सर्कल कंसिडर करो। मैं हट जाऊँगा सामने से तो तुम्हें दिख जाएगा, 2 सेकंड बस रुक जाओ। यहाँ पे दूसरा सा ऐसा कंसिडर करो, हो जा बन जा। अब इसका जो थिकनेस है, ये थिकनेस को ले लो dr। तो ये वाले का एरिया कितना, ये वाले का समझ में आ गया, dr ले लो ऐसा थिकनेस, है ना। तो ये जो dr है ना, तो होगा क्या, इमेजिन करो एक ऐसा शेल रहेगा, तुम्हारे करंट को बाहर रेडियली जाना है, राइट। द करंट रेडियल कंडक्शन बोला, राइट, रेडियल कंडक्शन में तुम्हारा करंट ऐसे बाहर जा रहा है। तो दिस dr इज बेसिकली द l, समझ आ रही मेरी बात, दिस dr इज बेसिकली द l एंड द एरिया इज गोइंग टू बी द कर्व्ड सरफेस एरिया लाइक दिस। ये जो एरिया ना, ये जो कर्व्ड सरफेस वाला पूरा एरिया, ऐसा वाला एरिया जो कर्व्ड सरफेस वाला, ये एरिया जो है ना, ये एरिया ही a है। और ये कितना है, ये है 2 पाई r इंटू द हाइट विच इज l। तो या यू गेट द आइडिया, राइट। तो इसको स्मॉल l लिख दे दो ताकि कंफ्यूज ना हो। तो द हाइट इज l, ठीक है। तो द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज बेसिकली l। तो l हाइट है, तो ये तुम्हारा एरिया रहेगा, द कर्व्ड सरफेस एरिया, दिस इज द l। नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी द रेजिस्टेंस, व्हाट इज गोइंग टू बी dr, इसमें व्हाट इज गोइंग टू बी द dr, द dr इज गोइंग टू बी व्हाट, d कैपिटल R। तो d रेजिस्टेंस कितना होने वाला है तुम्हारा, बताओ। वो होने वाला है 1/k, है ना, 1/k इज गोइंग टू बी योर dr, ओके। अब 1/k अगर dr, ये सारे डिराइव कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन का मतलब ये डेरिवेशन में तुम्हें दिखा रहा हूँ ना। 1/k इज dr, सो दिस इज 1/k इनटू व्हाट, इनटू l, है ना, विच इज गोइंग टू बी स्मॉल l बाय कैपिटल A। अब यहाँ पे तुम्हें ऑलरेडी मालूम है क्या होगा, तो दिस इज गोइंग टू बी स्मॉल r dr, है ना, डिनोमिनेटर में आएगा k और यहाँ पे a के बदले क्या आ जाएगा 2 पाई r इंटू l, ओके। व्हाट इज गोइंग टू बी r इज सिंपली गोइंग टू बी r1 से लेके r2 का इंटीग्रल dr, है ना। यहाँ ये कैपिटल L आएगा, है ना, यहाँ पे आप क्या मिल गया तुम्हें, k इंटू 2 पाई इंटू एल इंटू आर। तो यहाँ से क्या मिल गया तुम्हें 1/k 2 पाई l इंटू ln r2/r1, ठीक है। सेम करेक्ट फॉर्मूला आया, r आ गया, ओके। अगर तुम्हारा ये r है तो व्हाट इज गोइंग टू बी योर थर्मल करंट, यहाँ पे थर्मल करंट कितना होने वाला है, डेल्टा टी, मतलब तो ये यहाँ पे q का मतलब यहाँ पे क्या है, आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दिस q स्टैंड्स फॉर थर्मल करंट, है ना, ये थर्मल करंट है। कभी कभी पता है क्या होता है, सेम जगह में अलग अलग नोटेशन यूज कर लेते हैं। पीपल डोंट जनरली यूज Q फॉर हीट इस केस में, तो ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है। व्हेन आई राइट Q एट टाइम्स आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू राइट डाउन थर्मल करंट, बट वही जब मैं कोई तुम्हारा फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो देन Q विल स्टैंड फॉर हीट। तो ये हीट है कि थर्मल करंट है, ये हमारे मूड पे डिपेंड करता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बिकॉज यू नो कि इसके मतलब देखो, इसमें एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि द डायमेंशंस विल गिव इट अवे। तो अगर तुम इस साइड का डायमेंशन चेक करोगे, ये डायमेंशन जैसे ये डायमेंशन तुम्हें मिल जाएगा कि क्या आने वाला है। तो द डायमेंशंस विल एक्चुअली गिव इट अवे कि क्या है वो, हीट है कि हीट करंट है। तो इसलिए सेम सिंबल लोग यूज कर लेते हैं बिकॉज दे कैन फिगर इट आउट वेरी इजीली बाय डूइंग अ सिंपल डायमेंशनल एनालिसिस एंड दैट डायमेंशनल एनालिसिस विल गिव दिस टू बी द हीट करंट, है ना। ये सॉरी थर्मल करंट हो गया ये, है ना। तो यहाँ से तुम्हारा Q कितना आ गया, Q कितना आ गया तुम्हारा, तो थर्मल करंट बाई जो टाइम टेकन है ना, डेल्टा Q बाई डेल्टा T जो होता है, जिसको मैं Q लिख रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज बेसिकली तुम्हारा, तो देखो करंट कितना होगा, डेल्टा V बाई आर है, यानी कि डेल्टा T बाई आर, है ना। करंट में क्या होता है, लाइक इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, डेल्टा V बाई डेल्टा आर, पोटेंशियल बाई रेजिस्टेंस इज योर करंट। तो यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, डेल्टा T बाई आर। एंड नाउ व्हेन यू डू डेल्टा T बाई आर, क्या मिल जाएगा तुम्हें यहाँ से, डेल्टा T तुम्हारा T1 माइनस T2 हो जाएगा, है ना, अंदर बाहर का जो भी दिया था, डिवाइडेड बाई आर, जो कि तुम्हें यही आंसर दे रहा है।
तो ये तुम्हें यही रिजल्ट दे देगा। समझ में आई मेरी बात? तो इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट ओवर हियर। सो दिस इज द नाइस रिजल्ट एंड ये सारे में मेन पॉइंट वाज थर्मल कंडक्शन एंड ये रिजल्ट तुम्हें आने वाला है एंड रिमेंबर दिस एज वेल। ठीक है, तो ये सारे का सारा आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें आपको कोई शंका, कोई दिक्कत, कोई समस्या, प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए है। फाइनली आता है आपका हाँ, तो देखो अब एक और आता है फाइनली आपका ये क्वेश्चन भी एक और क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें क्या करना है, अंदर का सर्फेस 2 T0 है, बाहर का सर्फेस 2 T0 है। तुमसे क्या पूछा है? तुमसे पूछा है कि फाइंड द रेट एट विच द हीट फ्लोज आउट ऑफ द बॉल इन द स्टेडी स्टेट। तो तुमसे पूछा है कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी कितना, को ये कंडक्शन हो रहा है यहाँ पे भी, है ना, ये कंडक्शन हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे कंडक्शन हो रहा है, हॉलो स्फेरिकल है, ये अंदर है ना, यू गेट द आइडिया, राइट। आउटर रेडियस इज ए एंड यूनिफॉर्म दिस, तो तुम्हें समझ में आ रहा है, राइट, है ना। तो ये जो है इसका मटेरियल के है ना, और ये अंदर में यहाँ पे ये हॉलो है, ऑल दो शेडेड अंदर किया हुआ है, बट उसको पॉइंट ये था कि शेडेड करने का मतलब है कि दिखाने का कि अंदर खाली है, यहाँ पे मटेरियल है, यहाँ पे मटेरियल है तुम्हारा। अच्छा, तो ध्यान से देखो, अगर तुम्हारे को मैं जाके कैसा रेडियस ले लूँ इस पॉइंट पे ऐसे, है ना, मान लो मैंने कैसा रेडियस ले लिया ऐसा, और इसके बाद मैं आके थोड़ा सा डी आर लेंथ का एक और रेडियस ले लूँ ऐसा, थोड़ा ज़्यादा ही, तो ये मेरा कितना होगा? मान लो ये मेरा है डी आर, इतना बड़ा नहीं चाहिए था, हाँ, ये कितना मेरा, ये है डी आर, और यहाँ से ये कितना है, ये है आर। तो मेरा एरिया कितना होगा? मेरा स्मॉल एल कितना होगा? जो लेंथ रहेगा वो कितना आएगा? वो लेंथ कितना आएगा बताओ? लेंथ कितना आएगा? लेंथ आर आएगा, हाँ या ना? सही बात है क्या? लेंथ मतलब डी आर आएगा, और तुम्हारा एरिया कितना रहेगा? वो हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, हाँ या ना। तो तुम्हारा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? डी आर 1 by k इंटू आई थिंक या इंटू स्मॉल एल बाई कैपिटल ए, राइट। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? दिस इज गोइंग टू बिकम डी आर। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे वाई वॉज इन दिस पर्टिकुलर थिंग, वाई वॉज इट R2 माइनस R1, बिकॉज यहाँ पे माइनस आएगा, तो जो मैंने मार्क नहीं किया था अभी मैं बता दे रहा हूँ ना, मतलब यहाँ पे माइनस की वजह से यहाँ पे T1 माइनस T2 है, बिकॉज T2 बड़े वाले बाहर वाले का रेडियस था, मतलब बाहर वाले का था ना, तो द माइनस साइन फ्लिप्स बिकॉज ऑफ द रेट ऑफ चेंज बीइंग नेगेटिव, है ना, जो कि तुमने यहाँ पे देखा भी था, शुरू में मैंने बताया भी था, राइट, व्हेन यू सॉ दिस लॉ ओवर हियर। माइनस इसलिए आता है बिकॉज इट इज गोइंग टू बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट, हीट फ्लोज फ्रॉम कोल्ड हॉट टू कोल्ड, राइट, इसी रीजन से था वहाँ पे माइनस साइन। ओके जी, तो देखते हैं आगे इसको। तो ये तुम्हें मिल गया डी आर, है ना, यहाँ पे क्या मिल गया? के इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को 0 से R तक जाना पड़ जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करूँ तो मुझे जाना पड़ जाएगा R1 से R2 तक। यही है ना, R1 से R2 तक ही है, नहीं A से 2 है, सॉरी A से 2 है यहाँ पे। अच्छा, मतलब दिस इज नॉट अ जनरल प्रॉब्लम, दिस इज अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, बट जनरली तुम्हें R1 से R2 होगा। तो देखो यहाँ पे क्या करने पे मिलेगा तुम्हें, तुम्हारा R1 मतलब ये क्या करने पे मिल जाएगा? दिस इज गोइंग टू गिव यू -1 बाई के इंटू 4 पाई इंटू R, एंड द लिमिट इज गोइंग टू बी A एंड 2A। तो यहाँ से क्या आ गया? 1/4 पाई के 1/A माइनस 1/2A, सो दिस इज 2/2A 1/2A, विच इज बेसिकली 1/8 4 पाई नहीं बन जाएगा, दिस विल बी 8 पाई के ए। सो दिस इज योर आर। दिस इज योर आर, दिस इज योर थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, सही है, सही है। सो दिस इज योर थर्मल रेजिस्टेंस। नाउ इफ दिस इज योर थर्मल रेजिस्टेंस, इससे क्या होने वाला है? इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको ये मिलने वाला है, अगर आपका R क्या है, आपका R इज 1/k 8 पाई A, तो यहाँ से आपका करंट कितना मिल जाएगा? डेल्टा टी कितना तुम्हारा? डेल्टा टी कितना तुम्हारा? 2T0 माइनस T0 विच इज T0। ओके जी, तो तुम्हारा करंट क्या रहेगा? मॉड करंट क्या रहेगा? वो रहेगा या मॉड Q/T कितना रहेगा? अगेन कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाएगा कि वो क्या है, यूनिट्स विल टेल इट, गिव इट अवे। तो क्या रहेगा तुम्हारा? दिस इज गोइंग टू बी डेल्टा टी बाई आर, है ना, बिकॉज आई आर इज डेल्टा टी। सो यहाँ से कितना आ जाएगा तुम्हारा? T0 इंटू 4 इंटू 8 पाई के ए। हो गया सॉल्व, बस यही था। सो ये था तुम्हारा हीट का, तुम्हारा रेजिस्टेंस तुमने ऑलरेडी निकाल रखा है ना। टेम्परेचर एट R बाई थ्रू। अच्छा, नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाउ डू यू गेट द टेम्परेचर एट द मिडवे पॉइंट, है ना, हाउ डू यू गेट द टेम्परेचर एट द मिडवे पॉइंट? सो दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई वांट टू डील नाउ। हाउ डू वी गेट द टेम्परेचर एट द मिडवे पॉइंट? हाउ डू वी गेट द टेम्परेचर एट द मिडवे पॉइंट? तो यहाँ पे तुम्हें अब क्या करना पड़ेगा? मिडवे पॉइंट तक जाना है तो तुमको अपने इस पूरे एंटायर यू नीड टू ब्रेक दिस डाउन इनटू 2 कंपोनेंट्स। तो मैं ब्लू से मार्क करूँ, तुम यहाँ पे इसको ऐसे 2 पार्ट्स में तोड़ दो, एक ब्लू रीजन में तोड़ दो, है ना, यहाँ पे कि ये वाले रीजन में तोड़ दो, है ना, ऐसे रीजन में तोड़ दो एक, और एक लाल वाला रीजन अब इसके बाहर बना दे रहा हूँ मैं, तो 2 रीजन में तोड़ दो, 2 रीजन में ऐसे तोड़ दो, है ना, ऐसे एक रीजन हो गया, ब्लू रीजन हो गया। इसका रेडियस कितना लेना है? इसका रेडियस लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा डिस्टेंस ले लो,
3a/2, ये 2a हाई है और इसके बाद लाल रीजन में बना देते इसको, ये रेड रीजन हो गया। तो रेड रीजन का एरिया कितना 2a था। तो डू नाउ रियलाइज कि अब नाउ आई वांट द रेजिस्टेंस फॉर ब्लू, तो मैं आर को मेरे को अब दो चीजें निकालनी पड़ेंगी ना, आई वांट आर ब्लू एंड आई वांट आर रेड। तो ये क्या होगा, ऑलरेडी मैंने देखा था, मुझे यहाँ पे क्या मिला था 4πk आ रहा था और यहाँ पे मुझे 1/a आ रहा था, और मेरा लिमिट क्या होना चाहिए था, मेरा लिमिट यहाँ से होगा आर ब्लू का। देखो इफ यू गो कम बैक ओवर, आई टोल्ड यू राइट R1 से R2 रहेगा, जो कि जनरल लेना पड़ेगा, इसमें पूरे का पूछा तो इसलिए आई डोंट टेक दैट। तो अब उस सिनेरियो में मेरे को यहाँ पे क्या लेना पड़ जाएगा, उस सिनेरियो में मेरे को क्या लेना पड़ जाएगा, उस सिनेरियो में मुझे लेना पड़ जाएगा यहाँ पे a रहेगा जो मेरा, मतलब ये क्या रह जाएगा यहाँ पे 3a/2 आएगा और इधर पे a आएगा। सेम यहाँ पे मेरा रेड के लिए क्या हो जाएगा 1/4πk आएगा, 1/a आएगा, और यहाँ पे लिमिट क्या रहेगा मेरा 2a और ये हो जाएगा 3a/2। तो आई वर्क दिस आउट, व्हेन आई वर्क दिस आउट आई गेट 4πk और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1/a माइनस 2/3a, है ना, और ये क्या अल्टीमेटली क्या दे देगा 1/3a, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, हाँ या 1/3a दे देगा मुझे, राइट। सो दिस विल गिव मी 1/12πka। ओके जी, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे मिल जाएगा 1/4πk के, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2/3a, राइट, 2/3 बिकॉज 1/a है, मतलब तो डिनोमिनेटर वैसा है, तो 1/r रादर, इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एज लेट मी राइट दिस इज 1/r, है ना, लेट मी राइट दिस इज 1/r, क्योंकि वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा ना, मतलब या। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2/3a माइनस 1/2a, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आई थिंक 1/6 मिल रहा होगा, हाँ है ना, देख लो एक बार, है ना। वाई विल आई बी गेटिंग 1/6 बिकॉज 2/3 में से 1 आधा माइनस कर रहा हूँ, तो दिस इज बेसिकली 4/6 एंड दिस इज 3/6, सो 1/6, राइट, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 1/24πka। तो डू यू नाउ रियलाइज कि जिस रेशियो में तुम्हारा अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, नाउ आई कैन बेसिकली, नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट दिस सर्किट एज दिस, यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐसा और यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐसा, इसमें करंट एक ही जाने वाला है, इसमें है यहाँ पे आर ब्लू और यहाँ पे तुम्हारे पास है आर रेड। अब मैं पूछो इसके अक्रॉस डेल्टा टी और इसके अक्रॉस डेल्टा टी कितना होगा, व्हाट इज T2 एंड व्हाट इज T1। सो यू रियलाइज दैट T1/T2 इज बेसिकली व्हाट इट इज R1/R2, हाँ है ना, बिकॉज IR इज T, है ना, डेल्टा टी जो भी है ना, डेल्टा टी, तो यहाँ से तुम्हारा T1/T2 इसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा ना। व्हाट इज R1/R2, यानी कि R ब्लू बाई R रेड क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो 1/R रेड कितना है, 1/R रेड इतना है, 1/R ब्लू कितना है 1, तो ये इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे बाई इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हें आंसर आएगा 2, ये इसका डबल है ना, तो दिस इज बेसिकली व्हाट T1/T2 इज 2। ओके जी, तो अगर ये डबल है यानी कि तुम्हारा यहाँ यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने तुम्हें यहाँ पे ऐसे दिया था, एक रेजिस्टेंस दिया था, यहाँ पे मैंने दूसरा रेजिस्टेंस दिया था, इधर पे टेम्परेचर कितना दिया था मैंने T0 दिया था, और इधर पे मैंने कितना दिया था 2T0 दिया था, इधर पे मान लो T है, तो मुझे क्या मालूम पड़ गया, मुझे मालूम पड़ गया कि 2T माइनस T इज बेसिकली ट्वाइस ऑफ, है ना, इस ये कितना, ये इसका डबल है, राइट, T माइनस T0 का। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया 2T0 माइनस T इज इक्वल्स टू 2T माइनस 2T0, इधर आके बन जाएगा 4T0, इधर आके बन जाएगा 3T, यानी कि T कितना आ गया 4T0/3। सो दैट इज द आंसर फॉर द सेकंड बिट। आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया ना, आई होप इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया ना, आई होप इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा है कन्वेक्शन। सो नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज कन्वेक्शन, व्हाई आर वी स्टडीइंग कन्वेक्शन एंड व्हाट इज दिस, हाउ डज दिस शो अप इन द वर्ल्ड, दिस इज व्हाट वी विल स्टडी। अब इसमें एक स्पेशल लॉ आता है, जो कि लॉ लोगों ने, मैंने बहुत लोगों को इसको एज अ रेडिएशन को लॉ पढ़ाते हुए देखा है। द लॉज नेम इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। लोगों ने, मैंने देखा है कि पीपल जनरली टीच दैट एज समथिंग विच इज इन टर्म्स ऑफ, यू नो, something which is in terms of रेडिएशन के एक स्पेशल केस है, उसका एक लिमिट में देखते हैं, दैट इज रॉन्ग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हैपेंस जनरली फॉर कन्वेक्शन, नॉट फॉर रेडिएशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज अ लॉ विच इज एप्लीकेबल इन कन्वेक्शन, नॉट इन रेडिएशन। रेडिएशन का कॉम्पोनेंट बहुत छोटा होता है, बिकॉज बहुत कम, मतलब उसका जो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है वो बहुत वीक होता है, तो इसलिए उससे भी वही सेम लॉ आ सकता है, सेम चीज तुम्हें मिल सकता है, बट वो वैलिड ही नहीं होगा, क्योंकि बहुत छोटे रेंज में होता है, तो उतना हम यूज नहीं करते उसको, है ना। मतलब द पॉइंट इज कि इट कम्स फ्रॉम कन्वेक्शन। ओके, व्हाट इज कन्वेक्शन? कन्वेक्शन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम, टिपिकली अ फ्लूइड, लिक्विड और अ गैस। अब इसमें होता क्या है, ये मीडियम में होता है ऑब्वियसली, है ना, इट इन्वॉल्व्स एक्चुअल मूवमेंट ऑफ हीटेड फ्लूइड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर,
ठीक है, देयर बाई ट्रांसपोर्टिंग हीट। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली सिंपल इंग्लिश, समझ में आ गया सभी को, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, है ना। हो क्या रहा है कि तुम्हारा जो गर्म सब्सटेंस है वही एक जगह से दूसरी जगह चले गया तो हीट तो उसके साथ जाएगी ही जाएगी ना। गुड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन, नेचुरल कन्वेक्शन एंड फोर्स्ड कन्वेक्शन, है ना। नेचुरल कन्वेक्शन में क्या होता है, occurs due to density difference in fluid caused by temperature gradient। So जब गर्म, you would have heard this right, hot air is lighter than the cold air, क्योंकि हॉट एयर जो होगी वो उसका डेंसिटी कम हो जाएगा तो वो ऊपर उठ जाती है और गर्म ठंडी हवा नीचे बैठ जाती है, तो ये नेचुरल कंडक्शन आ गया। दिस इज सीन इन ब्रीजिंग एंड ऑल, है ना। हीटिंग वाटर इन अ पॉट वेयर वार्मर वाटर एट द बॉटम बिकम्स लेस डेंस एंड राइजेस, है ना। एक होता है फोर्स कन्वेक्शन, हाँ, occurs when external devices like fans, blowers or pumps are used to circulate the fluid. Airflow over a car radiator or a water blower in a heat exchanger, or water flow in a heat exchanger, right? तो ये हम मशीन के थ्रू करवाते हैं जबरदस्ती, तो वो एक अलग तरीका हो गया, राइट। नेचुरल तो तुम देख ही सकते हो जो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से होता है ना। अब यही जो कहानी है इसी को मैथमेटिकली अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो मैथमेटिकली कैसा दिखेगा, मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से दिखता है कि ये थीटा पे डिपेंड करता है। थीटा इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट सरफेस एंड द सराउंडिंग फ्लूइड, है ना। मतलब सरफेस के और आसपास के फ्लूइड्स के बीच में जो अंतर रहेगा वो रहेगा तुम्हारा डेल्टा थीटा। फिर तुम्हारा एरिया क्या रहेगा, एरिया इज द सर्फेस एरिया इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लूइड ऑब्वियसली, राइट। अगेन दिस इज नॉट इन द सिलेबस, सो लेट मी जस्ट से दैट नॉट इन द सिलेबस, सिलेबस में तुम्हें दिखा रहा हूँ, ठीक है। दिस इज नॉट इन द सिलेबस, आई एम जस्ट शोइंग दिस टू यू, नॉट इन द सिलेबस, सो यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनी ऑफ दिस, बस जान लो। और h इज गोइंग टू बी अ कन्वेक्शन कोएफिशिएंट। तो ये कुछ होते हैं चीजें जो तुम्हें मालूम होना चाहिए, ये इस तरीके का रिलेशन होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। बस ये जानने लगे एरिया बढ़ाने से तुम्हारा सर्फेस एरिया इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लूइड बढ़ाने से तुम्हारा जो तुम्हारा ये बढ़ेगा तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली जो कन्वेक्शन का रेट है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है, ओके। एंड इट इज सिग्निफिकेंटली बेस्ड ऑन नेचर ऑफ गैस, टाइप ऑफ फ्लो, वेलोसिटी, सरफेस रफनेस एंड ब्ला 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 ब्ला। मन करे तो पढ़ लेना। वैसे ये दिस स्लाइड इज नॉट दैट डिफिकल्ट, दिस इज नॉट इवन, आई एम नॉट डिराइविंग एनीथिंग, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग ये कहां से आ रहा है क्यों आ रहा है, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो दैट दिस एग्जिस्ट्स, ठीक है, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो दैट दिस एग्जिस्ट, नथिंग मोर देन दैट, ऑलराइट, नथिंग मोर देन दैट। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि एग्जिस्ट करता है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अगला देखते हैं, अब आते हैं इससे कुछ एग्जांपल्स। लैंड एंड सी ब्रीजेस बचपन में हम पढ़ते थे, राइट। आई रिमेंबर स्टडिंग दिस इन माय सेकंड ग्रेड, जहाँ पे मैंने पढ़ा था कि मैंने तुम्हें बताया था, वाह, सेकंड ग्रेड में जब मैंने पढ़ा तो आई रिमेंबर स्टडिंग दिस वेयर यू नो रात में क्या होता है कि पानी गर्म हो जाता है, ज़मीन ठंडी हो जाती है जल्दी, तो इसलिए ज़मीन के ऊपर की हवा ठंडी हो जाती है, ये हवा ऊपर उठ जाती है, तो ये हवा उधर भागती है, फिर वो इधर आती है, देयर इज दिस नाइस साइकिल, राइट। सो लैंड एंड सी ब्रीज, है ना। Land heats up faster than the sea during the day, causing the cooler sea air to flow towards land, sea breeze. At night, cool air from land moves towards sea, land breeze, है ना। Trade winds, again, warm air rises at the equator, creating low pressure, cooler air from poles flow in. Earth's rotation deflects these winds, forming trade winds, right? Rotation, इसको Coriolis effect भी बोलते हैं। ये होता क्यों है? Coriolis force की वजह से होता है ना। कोरियोलिस फोर्स तुम आगे चल के पढ़ लोगे, फिजिक्स में भी रहेगा, और अगर तुम एटमॉस्फेयर एंड वो सारे ओशियनिक साइंसेस के कोर्स लेते तो उसमें भी मिलेगा। मॉनसून बीसी सेम रीजन होता है, लैंड हीट अप मोर देन ओशंस इन समर, moist ocean air flow in and rises over land, cools and causes rain. This is the seasonal wind system. This seasonal wind system is the monsoons. Ventilation, warm air rises and exits through ventilators, cool fresh air enters, maintaining airflow due to convection. तो जब लोग बोलते हैं ना वेंटिलेशन अच्छी है, उससे क्या होता है, when you open the doors and the windows and all of it, right, जो ऊपर वेंटिलेटर होता है उससे होता ये है, ऊपर जो वेंटिलेटर होता है उससे होता ये है कि धीरे धीरे क्या होगा कि तुम्हारी जो गर्म हवा है ना, वो गर्म हवा जो है तुम्हारी वो ऊपर उठ जाती है, क्योंकि वो ठंडी हल्की होती है ना, और हल्की हवा जैसे ऊपर उठेगी फिर वो ऊपर बाहर भाग जाएगी और नीचे जो ठंडी हवा है वो तुम्हें वापस आ जाती है। तो इट्स अ गुड सिस्टम एंड इट्स अ नाइस थिंग। ये कन्वेक्शन का ही एग्जाम्पल है। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन सेम, द बॉडी सर्कुलेट्स हीट थ्रू द बॉडी बाय फोर्स कन्वेक्शन, मेंटेनिंग यूनिफॉर्म इंटेंसिटी, मतलब ये दिख नहीं रहा बट कोई बात नहीं, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर स्लाइड कर देता हूँ, है ना। मेंटेनिंग यूनिफॉर्म इंटरनल टेम्परेचर, है ना। तो तुम्हारा जो ब्लड फ्लो रहता है वो फोर्स होता है, क्योंकि हार्ट इज पंपिंग द ब्लड एंड उस ब्लड फ्लो से तुम्हें यही मिल जाएगा। समझ में आया? सो दिस इज द आइडिया, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन। आई होप दिस मेक्स सेंस। सो वी नाउ प्रोसीड विद दिस टू द नेक्स्ट स्लाइड। Newton's laws of cooling as I was talking about is a law which is basically saying that जो तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट है, राइट, जो हीट फ्लो है, राइट, तो मान लो तुम्हारा जो dq/dt है ना, या रादर dt/dt, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस टी बॉडी माइनस टी सराउंडिंग। समझ में आया इसका मतलब क्या? व्हाट इज दिस ट्राइंग टू टेल यू? तुम्हारा मान लो मेरे बॉडी में कोई उसका भी कोई टेम्परेचर है जिसका नाम है टी, मतलब जिसका वैल्यू है टी,
तो ये जो टी है ये टेम्परेचर लूज करे, एनर्जी लूज करेगा और ये ठंडा हो जाएगा क्योंकि बाहर सराउंडिंग ठंडी है, राइट। और उल्टा होगा और वो गेन कर ले तो ये जो मेरा टी नॉट है ये सराउंडिंग है, ये बॉडी टेम्परेचर है ना, और ये किसका है, ये सराउंडिंग का है, ये सराउंडिंग का है, ये बॉडी का है। बॉडी जो है वो हीट से गर्म होएगी और सराउंडिंग जो है वो ठंड, मतलब यू गेट द आइडिया, वो ठंडी हो जाएगी और वो गर्म हो जाएगा सराउंडिंग। अब जब ये हो रहा होगा तो कैसे होगा, जब ये हो रहा होगा तो कैसे होगा, बहुत सिंपल है, राइट। टी माइनस टी नॉट करेंगे और उसका जो भी रहेगा वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा डी टी बाई डी टी। यहाँ से इंटीग्रेट वगैरह करोगे तो क्या मिल जाएगा, डी टी बाई टी माइनस टी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी, है ना। यहाँ से 0 से t तक चले जाओ और यहाँ से चले आओ t से या t1 से लेके t तक। इनिशियल टेम्परेचर जो बॉडी का है, यहाँ से क्या मिल जाएगा तुम्हें, तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा ln t माइनस टी नॉट बाई t1 माइनस टी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी। इससे आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा t माइनस टी नॉट बाई t1 माइनस टी नॉट इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस के टी, जो कि क्या दे देगा, t इज इक्वल्स टू टी नॉट प्लस t1 माइनस टी नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। Simplifying this will give you that the T is current temperature is basically T1 into तो ये आपका रहा हीट का फॉर्मूला। प्लीज रिमेंबर दिस रिजल्ट, दिस इज अ गुड रिजल्ट। एग्जाम में बहुत बार आता है एंड ये इंटीग्रेशन लोग करते नहीं है, ये आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट इंटीग्रेट दिस, बिकॉज द लॉ इज वेरी सिंपल, द एप्लीकेशन इज वेरी सिंपल। सो अगर तुम ये देख रहे हो एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस देन प्लीज यूज दिस इंटीग्रेशन है, तो ये फॉर्मूला याद रख लो, जस्ट सब्स्टिट्यूट इट एंड गेट द वैल्यूज। कैलकुलेटर तो तुम्हें एग्जाम में वैसे भी मिलने ही वाला है, तो यही कुछ है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये बहुत ज़्यादा एलिगेंट, बहुत ज़्यादा सिंपल सा इंटीग्रेशन का एक एग्जाम्पल है जिससे तुम्हें तुम्हारा आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं, ज़रा से भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है। there is absolutely no there's no absolutely no complication regarding this, so this is a nice simple elegant way of working this out, ठीक है। T1 इससे जाएगा, वो ऐसे जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक एग्जांपल आता है जहाँ पे पता है क्या होता है, इसका एक तरीका रहता है इसको करने का, जहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इसको दो सिचुएशंस में डिवाइड कर देते हैं। मान लो तुम्हारी बॉडी थी, है ना, ये बॉडी है, इसका टेम्परेचर था T0, T1 है, सराउंडिंग T0 पे ही रखी हुई है, ये आती है ट्रांजिशन वगैरह करके, है ना, ये आती है, चलो इसको ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे कर, हाँ तो चलो मान लो कोई ना, इसको ट्रांजिशन वगैरह करके बॉडी आती है तुम्हारे T2 टेम्परेचर पे और यहाँ पे अभी भी टेम्परेचर T0 ही है। तो इसमें जो डेल्टा टी लगेगा वो कैसे मिलेगा मुझे, तो आइडिया है इसकी, व्हाट डू आई, सो डू यू नाउ रियलाइज कि मेरे को कैसा पता चलेगा, आई नो कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, या जो मेरा चेंज इन टेम्परेचर हुआ है ना, डेल्टा टी बाई डेल्टा टी जो लगा है मेरा, है ना, ये किसने के बराबर है, दिस इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, दिस इज प्रोपोर्शनल टू K, this is proportional to like basically what, mod of this is proportional to what, T body minus T naught. Now the problem is I do not know what T body is because this is a variable quantity, तो इसलिए मैं पता है क्या करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा पता है, इसलिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे मालूम है, I know that this is a variable thing, right, I don't know what this exact value is, तो मैं इसलिए क्या करूँगा सिनेरियो में, I am going to actually start out by taking like, so I take my T body to be what, T2 plus T1 by 2, so average temperature ले लूँगा initial और final का, works only in an approximate case, and not always, so remember this, हमेशा काम नहीं करेगा, सिर्फ एक स्पेशल सिनेरियो में काम करता है जब ये वाला अप्रोक्सीमेशन वैलिड होता है, तो कुछ क्वेश्चंस इसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इस चीज को यूज कर रहे होते हैं, तो इससे अगर मैं तुम्हें समझ में आए इसको यूज कर रहे हो, हाउ डू यू एक्चुअली सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो इसको हाउ डू यू वर्क विद दिस प्रॉब्लम, तो आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ हाउ टू वर्क विद दिस प्रॉब्लम, है ना, इस मॉडल में। तो मान लो मैंने तुम्हें दे दिया कि तुम्हारी बॉडी है जो सराउंडिंग मान लो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, दिस कूल्स फ्रॉम से 60 डिग्रीज पे है, ये 60 से आती है 50 में, 50 डिग्रीज पे आ जाती है ना, और अभी भी टेम्परेचर 30 डिग्री पर, यहाँ पे इसको लगता है 2 मिनट, तो अभी 50 से 40 जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो एक तरीका क्या है, एक तरीका तो बहुत सिंपल सा तरीका है, हाँ, यहाँ पे कितना टाइम लगेगा ये तुम्हें निकालना है,
यहाँ पे दो तरीके, एक तो तुम्हारा क्या है यहाँ पे, एक तो ये तरीका, एक तरीका क्या है, यू यूज दिस एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, यू यूज दिस एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, वर्क इट आउट एंड गेट द आंसर, राइट। सो फर्स्ट मेथड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये लिखो, तो तुम्हारे यहाँ पे क्या था, देखो तुम्हें यहाँ पे क्या था, तुम्हारे यहाँ पे क्या था, तो तुम्हें यहाँ पे मालूम है दिस 2 मिनट्स बेसिकली दिस 2, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा 50 इज इक्वल टू T1 कितना, T1 60 है, तो 60 इंटू ई टू द पावर माइनस के इंटू 2, ओके, प्लस 30 मेरा सराउंडिंग टेम्परेचर, 30 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 इंटू के, सेम आ गया। यहाँ से मुझे के मिल जाएगा क्या, यहाँ से मुझे के मिल जाएगा क्या, बहुत बढ़िया, मुझे के मिल जाएगा, राइट। ये मेथड 1 है। ये दोनों सेम आंसर नहीं देते हैं, तो क्वेश्चन में क्या पूछा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ से मुझे के मिल गया, वंस आई गेट के कैन आई नाउ सिंपली फाइंड कि 40 डिग्री है, दिस इज बेसिकली व्हाट 50। अब यहाँ पे टेम्परेचर 50 लेना होगा, ई टू द पावर माइनस के टी, है ना, के मुझे मालूम है, आई नो दिस के, है ना, आई डोंट नो व्हाट दिस टी इज बट आई नो दिस के, है ना, प्लस 30 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। अगेन मेरे को के पता है क्या, मुझे टी नहीं पता है, इसको सॉल्व करके सॉल्व फॉर टी, गेट टी, बट यू रियलाइज दिस इज अल्टीमेटली वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो ये एग्जाम में पूछने में बहुत मेहनत लग जाएगी, राइट। अनलेस मैं मान लो ये बॉडी का जो सराउंडिंग टेम्परेचर उसको 0 ले लूँ तो शायद मैं करा पाऊँ, बट वरना तो बहुत मेहनत लगने ही वाली है, ये तो हमें दिख ही रहा है, वरना तो इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी जॉब एट ऑल, राइट, इन नो सेंस ऑफ द वर्ड इट इज गोइंग टू बी एन इजी जॉब। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, व्हाट आर वी गोइंग टू डू फॉर दिस, व्हाट आर वी गोइंग टू डू फॉर दिस, वी आर गोइंग टू डू द फॉलोइंग फॉर दिस। तो हमारे यहाँ पे होगा, हमारा आएगा मेथड 2, अब यहाँ पे आएगा हमारा मेथड 2। मेथड 2 कैसे आएगा हमारा, मेथड 2 अब क्या होगा, मेथड 2 में मैं बोलूंगा इस सिनेरियो को लेते हैं, पहले वाले पार्ट को पकड़ते हैं। पहले वाले पार्ट में मेरा बॉडी जो था वो 60 डिग्री से कहाँ पे आ गई, 50 डिग्री पे आ गई, इसमें टाइम लग गया 2 मिनट, है ना, और इसका सराउंडिंग का टेम्परेचर था 30। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बॉडी का टेम्परेचर, यहाँ से क्या लिख दूंगा, टीबी को मैं ले लूंगा 55, है ना, अप्रोक्सीमेशन है ये। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा हो जाएगा 55 माइनस 30, है ना, डिवाइडेड बाई 2 मिनट्स इज बेसिकली इक्वल टू के इंटू 55, है ना, माइनस 30। समझ में आया क्या, डज दिस मेक सेंस, डज दिस मेक सेंस, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया क्या, समझ में आया। आई होप इट डज दिस मेक सेंस, आई होप इट डज, राइट, आई होप इट डज मेक सेंस। क्लियर है ये, समझ में आया ये, समझ में आया। तो यहाँ पे टेम्परेचर गिरने के लिए, अरे यार 55 माइनस 35 क्यों कर रहा हूँ, 55 माइनस 35 क्यों कर रहा हूँ, सॉरी 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 सॉरी, हाँ वही सॉरी 60 माइनस 50 होगा ना। तो यहाँ पे 10 डिग्री गिरने के लिए इसको 2 मिनट लग गया और यही इक्वेशन बनेगा। अच्छा, अब फाइनली मुझे नहीं पता कितना लग रहा है 50 से 40 जाने में, मुझे नहीं पता 50 से 40 जाने में मुझे कितना टाइम लग रहा है। तो मैं मान लेता हूँ कि 50 से 40 जाने में मुझे टी टाइम लग रहा है, विच इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू के इंटू इसका बॉडी टेम्परेचर, यहाँ से कितना आ जाएगा, टी भी कितना आ जाएगा, वो रहेगा 45, राइट। तो यहाँ से लिख दूंगा 45 माइनस 30 डिग्रीज। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व बस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा 10/2 इज इक्वल टू के इंटू कितना 25, है ना। और सेकंड इक्वेशन क्या था, 10/t इज इक्वल टू के इंटू कितना 15। तो कुल मिला के इनको डिवाइड वगैरह किया तो 10 और 10 गया, क्या मिल जाएगा, t/2 इज इक्वल टू 25/15। सॉल्व वगैरह करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 10/3 मिनट। minutes 20 seconds is the answer। ये खुद से आप देख लेना एक बार कैसे किया, हाउ डिड आई कन्वर्ट दिस इनटू सेकंड्स, वो तुम्हें आना ही चाहिए अभी तक। सो ये कहानी थी आपकी किसकी, ये कहानी थी आपकी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड कन्वेक्शन की। नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड इन जनरल रेडिएशन, राइट। तो रेडिएशन जनरली हम शुरू करते हुए ब्लैक बॉडी रेडिएशन बिकॉज इट इज द आइडियलाइज्ड बॉडी। तो होता है यहाँ पे क्या है, आइडियलाइज्ड बॉडी, इसलिए हम इससे शुरू करते हैं, इसके बाद इसमें ज्यादा नहीं होता, राइट। दिस इज अ वेरी एलिगेंट एंड अ नाइस गुड टॉपिक, है ना। तो दिस इज अ वेरी गुड एंड अ नाइस टॉपिक। इसमें कुछ स्पेसिफिक लॉज रहते हैं, इसमें कुछ पर्टिकुलर चीजें होंगी जो आपको याद रखनी होंगी, और आपने याद रख लिया तो आपका जीवन अच्छा जाएगा, नहीं रखा तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आप रोते पाए जाएंगे एग्जाम के बाद। तो ध्यान से इसको सुनो। इसका आइडिया में ये सबसे पहले हिस्ट्री, चलो हिस्ट्री से शुरू करते सबसे पहले, उसके बाद मैं बताऊंगा इसमें कैसे क्या डील करना है। तो द पॉइंट इज वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू गेट, यू हैव दिस, यू हैव द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सबसे पहले कर्कॉफ ने, है ना, 1989 में एमिसिविटी इक्वल्स टू एब्जॉर्प्टिविटी बताया फॉर
for black body in particular, and then we have the Wien's displacement law, which is an empirical law, यानी कि experimentally determined है. फिर you have the Rayleigh mapping जो आता है, then finally Planck की quantum hypothesis, and this is exactly where quantum mechanics is born. So this phrase ultraviolet catastrophe is very very important for the entire physics, है ना. आज की जो भी तुम फिजिक्स देखते हो, आज की जो भी तुम केमिस्ट्री पढ़ते हो, जो भी बायोलॉजी पढ़ते हो, it is very very affected by, it is significantly affected by this particular body का problem, black body का problem. And when people were working with this problem, they were not sure whether this was physically relevant or not. So this is one of those good cases in physics where one simple branch actually changed the all of like the entire panorama of this thing. Okay, so in terms of lambda and all, ये सब कुछ तो दे रखा है, बस ये रिलेशन तुम्हें बस याद रख लेना है ना, बस ये याद रख लेना. क्यों अगेन एग्जाम में आने के लिए मैं नहीं बोला, बस बता रहा हूँ कि एक बार ये याद रख लोगे तो फायदा होगा, नहीं रखोगे कोई दिक्कत नहीं, बस ये रख लो याद, अच्छा है. जस्ट रिमेंबर दिस वंस. ये ना इवन नॉट जस्ट इन योर अंडर ग्रेजुएशन के एंट्रेंसेस, दिस ऑल्सो कम्स अप इन यूपीएससी में. मैंने आते हुए देखा, ये जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का मेंस का पेपर होता है राइट, उसमें मैंने देखा कि जो रिटन पेपर होता है, अगर कोई फिजिक्स सब्जेक्ट ले तो ये आ जाता है. आई हैव सीन दिस कम अप इन जैम, गेट, जेस्ट एंड ऑल ऑफ दीज एग्जाम्स राइट. सो हर लेवल के एग्जाम पे दिस इज अ वेरी सॉर्ट ऑफ कॉमन थिंग विच ऑलवेज शोज अप. क्या बताने की कोशिश करे कि तुम्हारा जो ये बी है वो क्या बताता है, स्पेक्ट्रल रेडियंस बताता है. तो पावर पर यूनिट एरिया पर यूनिट सॉलिड एंगल पर यूनिट वेवलेंथ, है ना. तो द आइडिया इज दिस, मान लो मैं तुम्हें ग्राफ दे दूं, है ना, मान लो मैं तुम्हें ऐसे प्लॉट करूं, मैं तुम्हें प्लॉट करके देता हूं, देखो. तो लेट अस प्लॉट दिस, लेट अस प्लॉट तुम्हारा, यहाँ पे मैं प्लॉट कर देता हूं लैम्डा, और यहाँ पे मैं प्लॉट कर देता हूँ लैम्डा की इंटेंसिटी, या हाँ इंटेंसिटी प्लॉट कर देता हूँ लैम्डा की राइट. स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी जिसको बोलते हैं, वही यहाँ पे मैंने लिखा था ना, स्पेक्ट्रल रेडियंस इंटेंसिटी, पावर पर यूनिट एरिया पर यूनिट सॉलिड एंगल. तो सॉलिड एंगल डालने से वो इंटेंसिटी जो वो रेडियंस बन जाता है, हमें उसमें उतना नहीं जाना, हमें इंटेंसिटी लेनी है. तो दिस इज स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी. तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है ना. तो एक रिलेशन में तुम्हें ये ग्राफ मिल जाता है, दूसरे रिलेशन में तुम्हें ये ग्राफ मिल जाता है, दोनों कभी मैच नहीं हो पा रहे थे. तो इसी को कंबाइन करने के लिए प्लैंक्स हुआ आता है. तो द अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी हैपेंस फॉर अ लार्जर वैल्यू जो कि इसके अबाउट क्या आता है, ये इन्फिनिटी को चले जाता है राइट. तो ये मान लो ये यूवी कट ऑफ है कोई, तो इस यूवी कट ऑफ के आगे क्या हो रहा है, यूवी कट ऑफ के आगे क्या होता है, जैसे जैसे तुम्हारा लैम्डा मतलब उल्टा हो गया, यहाँ फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर देता हूँ मैं इसमें. फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा होता है बिकॉज फ्रीक्वेंसी में बढ़ता है, लैम्डा में कम होता है ना. तो फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, जैसे मेरा ये बढ़ेगा, इट शुड एक्चुअली कम डाउन, बट मुझे लगता है वो हमेशा बढ़ना ही चाहिए. तो ये जो मेरा प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम को अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी बोलते हैं, है ना. इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ दिस इज गोइंग टू लुक लाइक द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ, है ना. तो यही अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी है, जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरा बढ़ना नहीं चाहिए पर वो बढ़े जाता है. तो ये जो यहाँ पे मिसमैच आया इस रीजन पे, है ना, यहाँ पे जो मिसमैच आया, ये जो मिसमैच आया, वेयर माई इंटेंसिटी ऑफ यूवी लाइट, है ना, goes towards infinity is called as ultraviolet catastrophe. ठीक है. ठीक है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी. एनीवेज चलो, तो हम देखते, तो ये तुम्हारा वही है जो प्लैंक्स लॉ मैंने बात बताई राइट. ये देख लेना, इट इज अ गुड थिंग टू रिमेंबर, है ना. वैसे एनीवेज हमारे सिलेबस में वो है नहीं. हमारे सिलेबस में अब क्या है, हमारे सिलेबस में दो कॉन्सेप्ट आता है, एब्जॉर्प्टिविटी एंड एमिसिविटी. अब होता क्या है, ब्लैक बॉडी को डिफाइन कैसे करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज अ ब्लैक बॉडी. सो अ ब्लैक बॉडी इज डिफाइंड इन द फॉलोइंग मैनर. आई विल राइट ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन इन व्हाइट. सो ब्लैक बॉडी इज नॉट अ बॉडी व्हिच इज ब्लैक, रिमेंबर दैट. इसका ये मतलब नहीं है. ब्लैक का मतलब क्या होता है कि समथिंग व्हिच डज नॉट एमिट अ लॉट ऑफ लाइट. ये गलत है बात, बहुत गलत बात है कि ब्लैक बॉडी इज ऑलवेज ब्लैक. ब्लैक बॉडी हैज नथिंग टू विद बीइंग ब्लैक, नॉट ऑलवेज ब्लैक. ठीक है. All the stars that you see are black bodies, not always black. The idea is this. Wait, but why do we still call it black body? I'll explain to you. I'll explain that to you in a minute. देखो, black body is a body, and a black body is a body that absorbs all the radiation, all the energy that falls on it. अभी एनर्जी लाइट के फॉर्म में आती है. रेडिएशन का आसान भाषा में मतलब पता है क्या, ईएम वेव्स. रेडिएशन इज इफेक्टिवली ईएम वेव्स. ईएम वेव्स बेसिकली एनर्जी का एक फॉर्म है. ना. बेसिकली रेडिएशन का मतलब क्या है, वेडिएशन ही रेडिएशन है ना, ये आर है. ठीक है. रेडिएशन का मतलब क्या है, ईएम वेव्स. तो a black body is a body black body is a body that absorbs all the energy which is radiated on it, that is radiated on it, that is shined on it, या जो भी है ना.
समझ में आया? यानी कि अगर मेरे पास एक बॉडी ऐसे पड़ी हुई है जो कि एक ब्लैक बॉडी है बीबी, ये जो बीबी है मेरी ये क्या करेगी, है ना, ये जो ब्लैक बॉडी है मेरी, व्हाट विल दिस ब्लैक बॉडी डू? So this black body, what will this black body do? This black body is going to behave in a very specific pattern, which is कि इसमें अगर मान लो कोई सी भी लाइट गिरी, चाहे वो किसी भी फ्रीक्वेंसी की हो, किसी भी वेवलेंथ की हो, कुछ भी हो, it is going to absorb the same light, है ना, एंड अपने अंदर रख लेगी. But if the body is in equilibrium, है ना, और इसका मान लो टेम्परेचर T, if the body is in equilibrium, if the body, so जो भी यहाँ पे एनर्जी गिरी, राइट, whatever energy falls, whatever E falls on it, है ना, whatever E falls on it, all of this is absorbed. All of this E is absorbed. Cool? All of this E is absorbed. Amazing. So if the body, अब यहाँ पे the important thing is the following. But if the body is in equilibrium, then something interesting happens. And what is that interesting thing? If the body is in equilibrium, then it should also emit. Its temperature is constant. यार it is क्यों लिख रहा हूँ? हाँ, its temperature becomes a constant. Its temperature becomes a constant. And there is no net energy gained, right? Which implies that is radiated / observed. समझ में आया? तो जितना इस पे गिरा उतना इसने एब्जॉर्ब भी कर लिया. अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पर है तो ये उतना ही एग्जैक्टली बाहर फेंक भी देगी. सही बात है क्या? उतना ये बाहर फेंक भी देगी. तो इसी आइडिया को बोलते हैं, यही जो चीज है इसी से आइडिया आता है ब्लैक बॉडी का, राइट. द प्रॉब्लम इज कि व्हाई इज इट कॉल्ड ब्लैक? इट इज कॉल्ड ब्लैक बिकॉज यू नो इट माइट नॉट ऑलवेज एमिट द लाइट बैक इन द सेम विजिबल लाइट का रीजन. विजिबल लाइट की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर. वो एनर्जी इक्वल ही बाहर एमिट कर रही है जितनी भी एब्जॉर्ब करे. बस वो हो सकता है इंफ्रारेड में कर दे, हो सकता है वो रेडियो वेव्स में कर दे, हो सकता है वो यूवी में कर दे, गामा में कर दे, जिसकी मर्जी उसमें कर दे, है ना. तो द थिंग इज कि इट डज एमिट थिंग्स बैक बट इट मे नॉट एमिट द विजिबल लाइट. तो जो इन वाला जो उसने एब्जॉर्ब किया वो हो सकता है वो करेगी, सारे एब्जॉर्ब कर लेगी ब्लैक बॉडी, पर सबका सब एमिट नहीं करेगी. बात समझ में आई मेरी? तो हाउ डू आई डिफाइन माई एमिसिविटी नाउ? एमिसिविटी कैसे डिफाइन होती है? अब ध्यान से देखो एमिसिविटी कैसे डिफाइन करेंगे. अब तो एमिसिविटी को डिफाइन करने का तरीका है द रेशियो ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड टू द लाइट या रेडिएशन एब्जॉर्ब, है ना, द रेशियो ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब टू द टोटल रेडिएशन इंसिडेंट. ठीक है. तो जितना भी इस पे गिर रहा है उसका ये जो भी पार्ट एब्जॉर्ब करेगी, है ना, मतलब whatever amount of this is falling on it, it will absorb some of it, right. तो जो रेशियो एब्जॉर्ब करेगी, राइट. सो एमिसिविटी E is written as E absorbed, अरे यार हाँ, E absorbed by E incident. So clearly for a black body E is exactly equal to 1. Moreover, you also realize that this has to be between 0 and 1. ठीक है. For a black body this is equal to 1. So this is emissivity. What is absorptivity? Absorptivity अब क्या है? Absorptivity क्या है? So there are two concepts. ठीक है. There are two concepts. Absorptive power and absorptivity.
तो अब जो एब्जॉर्प्टिविटी जो है और एब्जॉर्प्टिव पावर में अंतर पता है क्या है? एब्जॉर्प्टिविटी और एब्जॉर्प्टिव पावर में अंतर क्या है? उससे पहले चलो एक काम करते हैं. सो बिफोर वी गो अहेड एंड लेट अस नाउ अंडरस्टैंड दिस कि हाउ वुड यू डिफाइन. सो द आइडिया इज कि पीपल जनरली थिंक कि जो तुम्हारा एब्जॉर्प्टिव पावर है ना, जो एब्जॉर्प्टिविटी है ना, और जो एमिसिविटी है वो बेसिकली एक दूसरे के काउंटर पार्ट है. वैसा नहीं है ना, वैसा नहीं है. एब्जॉर्प्टिविटी एंड एमिसिविटी आर डिफरेंट. ठीक है, दे आर नॉट द सेम थिंग. आई होप तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. या सो आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं क्या बताने की कोशिश करूँ. अलग अलग होता है. तो एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है और एब्जॉर्प्टिविटी क्या होता है वो देखते हैं. अरे यार, एब्जॉर्ब होता है, पी आता है यहाँ पे, है ना. हाँ, आई हेट दिस. एब्जॉर्प्टिविटी क्या है? एग्जैक्टली क्या होती है एब्जॉर्प्टिविटी? तो देखो एब्जॉर्प्टिविटी जो है ना, क्या है ये, इसका फॉर्मल डेफिनेशन क्या है ना. व्हाट इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एब्जॉर्प्टिविटी? तो दिस इज द आइडिया कि तुम्हारी बॉडी में, अब देखो तो ये क्लियरली एमिशन और एब्जॉर्प्टिविटी दो अलग अलग चीज़ है. तो एमिसिविटी इज कि वो कितना जो है वो एब्जॉर्ब करे. इसका एक और इक्विवेलेंट डेफिनेशन पता है कैसे आएगा? वो आएगा ब्लैक बॉडी के थ्रू. तो देखो ब्लैक तुम्हारी बॉडी पे जितनी लाइट गिर रही है उसका जितना पार्ट एब्जॉर्ब करेगी, है ना. सो इसको ऐसे बिफोर आई गो इनटू दिस, चलो एक बार देख ही लेते हैं, पूरा कर ही लेते हैं, उसके बाद इसको मैं एक लाइन में डिफाइन कर दूंगा वंस आई एक्सप्लेन दिस. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेम थिंग विदाउट नेमिंग द क्वांटिटी, है ना. सो डू यू नाउ रियलाइज दिस कि जो मेरा ई था दैट वाज व्हाट? दैट वाज ई, है ना. तो ई टोटल इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट? ई टोटल इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट? ई टोटल इज ऑल्सो इक्वल टू ई एब्जॉर्ब बाई ब्लैक बॉडी, राइट, है ना. ई एब्जॉर्ब्ड बाई ब्लैक बॉडी, है ना, BB, है ना. तो यानी कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? दिस वाज व्हाट ई एब्जॉर्ब्ड बाई ई टोटल, है ना, जो इंसिडेंट लाइट है, सॉरी इंसिडेंट रेडिएशन है तुम्हारा. पर ये तो तुम्हें पता ही है ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन. तो इससे तुम्हें क्या मालूम पड़ गया कि एमिसिविटी इज बेसिकली ई एब्जॉर्ब्ड बाई ई ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब्ड, है ना, ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब. करेक्ट है क्या? ओके जी. बट एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम what is going to happen? At equilibrium what is going to happen? At equilibrium E absorbed is same as E emitted, है ना. The particular kind of frequency might be different, the particular wavelength might be different, है ना, particular wavelength might be different, but the point is कि घूम फिर के बात तो ये है ना कि घूम फिर के तुम्हारा ये एनर्जी इक्वली होने वाला है चाहे वो किसी भी फ्रीक्वेंसी के साथ है, राइट. सो दिस इज इक्वल टू ई एमिटेड, करेक्ट, है ना. दिस इज इक्वल टू ई एमिटेड. सो ई एब्जॉर्ब्ड इज एक्चुअली इक्वल टू ई एमिटेड. अंडरस्टूड और नॉट? है ना, अंडरस्टूड और नॉट? आई होप दिस इज नाइस, दिस इज सिंपल एंड दिस इज एलिगेंट, राइट. सो अब ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई, है ना. सो ई एब्जॉर्ब जो रहेगा वो एक्चुअली में किसके बराबर है? वो ई एमिटेड के बराबर है. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरी जो एमिसिविटी है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ई एमिटेड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर T, है ना. ई एमिटेड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. तो ई बॉडी, चलो ई एमिटेड ही लिख देता हूँ सिंपली. ई एमिटेड बाई द बॉडी, है ना, ई एमिटेड डिवाइडेड बाई ई एमिटेड बाई अ ब्लैक बॉडी, जो कि ऑल्सो इक्वल टू व्हाट होगा? जो कि इक्वल टू होगा टू द टोटल लाइट दैट इज इंसिडेंट. यस और नो? सो आई होप ये तुम्हें समझ में आ रहा है, राइट. सो इसका एक इम्प्लीकेशन क्या हो जाएगा कि ई ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल्स टू ई ब्लैक बॉडी एमिटेड, है ना, इज इक्वल टू ई टोटल. Yes or no? Does this make sense? Yes or no? Does this make sense? Yes or no? Does this make sense? I hope that it does make sense, right? I hope that it does make sense, है ना. तो ये जो अलग अलग तरीके से तुमने ई को डिफाइन किया है, इसी में से एक डेफिनेशन को एब्जॉर्प्टिव पावर बोलेंगे, एक को तुम्हारे एमिसिविटी बोलेंगे, है ना. और एब्जॉर्प्टिविटी कुछ और ही होती है, तो हम उस पर तो आएंगे, थोड़े टाइम में आएंगे, उस पर अभी नहीं, है ना, उसके बाद थोड़े टाइम में आएंगे. बट डज दिस मेक सेंस? आई होप दैट इट डज मेक सेंस. ठीक है, आई होप दैट इट डज मेक सेंस. ठीक है, चले आगे बढ़े. तो ये वाली जो तो एमिसिविटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन इज दिस, राइट. सो दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन दैट यू शुड हैव फॉर एमिसिविटी. तो द पॉइंट इज कि ये जो तुम्हारा है ना ई बॉडी, है ना, का एमिटेड, ठीक है, एट टेम्परेचर T, ये सारा का सारा एट टेम्परेचर T ही होता है, एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है क्योंकि इक्विलिब्रियम चाहिए. इसी को एमिसिविटी बोलते हैं,
ब्लैक बॉडी, है ना, emitted. क्योंकि क्लियरली एमिशन के टर्म्स में एब्जॉर्प्टिव पावर किसको बोलते हैं? एब्जॉर्प्टिव पावर किसको बोलते हैं? एब्जॉर्प्टिव पावर किसको बोलते हैं? तो एब्जॉर्प्टिव पावर होती है तुम्हारी एब्जॉर्प्टिव पावर, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज बेसिकली ई एब्जॉर्ब्ड बाय ई टोटल, है ना, और बाय द बॉडी. So this can also be written as E absorbed by the black body because that is going to be equal to E absorbed by the black body, right? That is going to be equal to E absorbed by the black body. Yes or no? बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ है ना? बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ है ना? बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? है ना? तो इस जो समझ में आ रही है मेरी बात, तो यही एब्जॉर्प्टिव पावर भी बोलते हैं या इसी को एब्जॉर्प्टिविटी भी बोलते हैं. ठीक है, ये दोनों सेम ही चीज है, दोनों अलग अलग नाम है. आई डोंट नो कि पीपल वेदर पीपल यूज एब्जॉर्प्टिविटी एज मच एज दे यूज एब्जॉर्प्टिव पावर और नॉट, बट सेम ही है. ठीक है, सेम ही है. ठीक है, ये सेम ही चीज है. ठीक है, सेम ही चीज है, ये सेम ही चीज है. ठीक है, तो जब एब्जॉर्प्शन के टर्म्स में मैं लिख दूं तो उसको मैं एब्जॉर्प्टिव पावर बोलता हूं, वरना मैं एब्जॉर्प्टिविटी बोलता हूं, तो मैं एमिसिविटी बोलता हूं. लेकिन बीवेयर क्यों? एमिसिव पावर इज नॉट दिस. एब्जॉर्प्टिव पावर को मैं ऐसे लिख रहा हूं, बट एमिसिव पावर ये नहीं होती है. एमिसिव पावर कुछ और होती है, तो यहां पे ख्याल रखना पड़ेगा, है ना. एमिसिव पावर इज नॉट एमिसिविटी, इज नॉट इक्वल टू एमिसिविटी. Unlike absorptive power, which is equal to absorptivity. ठीक है, क्या होता है एमिसिव पावर? अब तो एमिसिव पावर को देखते हैं अगले स्लाइड में. एमिसिव पावर अब क्या होता है तुम्हारा? व्हाट इज एमिसिव पावर? सो एमिसिव पावर इज डिफाइंड एज द एक्चुअल इंटेंसिटी. सो दिस इज डिफाइंड एज E या Q भी लिखते हैं इसको, पता नहीं I भी लिखते हैं, है ना. इसको कुछ लोग Q लिखते हैं, इसको कुछ लोग I लिखते हैं. मेरे आंख में कुछ चला गया, एक सेकंड, कोई ना. तो इसको क्या लिखते हैं? E ही लिख रहा हूं मैं. E इज इक्वल टू व्हाट? द अमाउंट ऑफ हीट जो इसने एब्जॉर्ब किया है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. सो दिस इज मोर लाइक इंटेंसिटी, दिस इज सिमिलर टू इंटेंसिटी. ठीक है ना. बस ये एमिशन की बात हो, मतलब, है ना. तो ये क्या हो रहा है? ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है? ये एमिशन की बात हो रही है. तो इंटेंसिटी जो है वो होती है एब्जॉर्प्शन की. इंटेंसिटी जो होती है वो एब्जॉर्प्शन की होती है. ये एमिशन की है, ये एमिशन की है. ठीक है, ये एमिशन की है, ये एमिशन की है. बात समझ में आ रही है ना. ये एब्जॉर्प्शन के लिए यूज होता है फ्रेज इंटेंसिटी, एंड वी यूज दिस फ्रेज फॉर एमिशन. ठीक है, वी यूज दिस फ्रेज फॉर एमिशन. बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई क्या? तो अगर मैं इसको, है ना, अगर मैं इसको, तो यहाँ पे जो तुम्हारा एब्जॉर्प्टिव पावर है इसको मैं कैसे लिखता हूँ? इसको मैं ए की तरह लिखता हूँ. इसका सिंबल ए है, इसका सिंबल ई है और इसका सिंबल कैपिटल ई है. तो यहाँ से एक चीज़ तो मुझे मालूम पड़ गई, यहाँ से मुझे एक चीज़ तो पता चल गई, यहाँ से मुझे एक चीज़ तो पता चल गई कि किसी भी बॉडी का जो एमिसिव पावर है, किसी भी बॉडी का जो एमिसिव पावर है ना, ई ऑफ अ बॉडी, है ना, डिवाइडेड बाई ई ब्लैक बॉडी क्या होगा? दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी माई एमिसिविटी, है ना. दिस इज माई एमिसिविटी विच इज ऑल्सो माई एब्जॉर्प्टिविटी, एब्जॉर्प्टिव पावर. येस और नो? एब्जॉर्प्टिविटी, एब्जॉर्प्टिव पावर जो है वो E के बराबर होंगे, जो कि एमिसिविटी होती है, जो कि इन दोनों के एमिसिव पावर का रेशियो होगा. यस और नो? सो क्लियरली यू कैन सी कि E इज इक्वल्स टू A इज बिटवीन 1 एंड बिटवीन 0, मतलब बिटवीन 0 एंड 1 बेसिकली. तो ये सारे के सारे चीज़ें आपके मस्तिष्क में छप जानी चाहिए, आपके दिमाग में छप जाए तो बहुत बढ़िया होगा. अब वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बताता है क्या? बताता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये बोलता है कि तुम्हारे पास किसी भी बॉडी को, मैंने ग्राफ बना के तुम्हें दिखाया था ना ऐसा वाला, जिसमें मैंने क्या बोला था, तुम्हारे पास एक लैम्डा होगा और इस लैम्डा की इंटेंसिटी होगी, राइट. इसका इंटेंसिटी होगा, या ई लैम्डा लिख सकते हो आप. स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, अब क्योंकि तुम एमिसिव पावर, राइट, क्योंकि तुम एमिसिविटी बोल रहे हैं, सॉरी एमिसिव पावर. क्यों एमिसिव पावर? बिकॉज राइट नाउ यू रियलाइज कि एमिसिव पावर जो है वो एमिशन के लिए होता है, बट वही एब्जॉर्प्शन का भी हो रहा होता है, तो दोनों एक ही चीज़ है ना. द पॉइंट इज कि कोई बॉडी जो एमिट कर रही है वो एमिट कर रही है कि वो इस तरीके से एमिट करती है. ठीक है, तो एट दिस गिवन टेम्परेचर T1, ये जो तुम्हारा है ना, ये जो तुम्हारा है, इसको मैं बोलता हूँ लैम्डा मैक्स. वो मैक्स जिसके लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी है, जो जिसकी ई लैम्डा मैक्सिमम होती है ना, उसको मैं लैम्डा मैक्स बोलूंगा, है ना. सो द लैम्डा मैक्स जो है तुम्हारा, है ना, जो लैम्डा मैक्स है, दिस इज द लैम्डा विथ मैक्सिमम
स्पेक्ट्रल एमिशन एमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है ना। तो द इक्वेशन सेज कि अगर मेरे पास ये है तो ये किसी टेम्परेचर T पे बना होगा, तो द वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ टेल्स मी दैट T टाइम्स लैम्डा मैक्स इज अ कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट को वीन्स कांस्टेंट बोलते हैं। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? वीन्स कांस्टेंट। तुम्हें एग्जाम में इसकी वैल्यू दी होगी, नहीं तो तुम चाहो तो याद कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैंने याद नहीं की, एग्जाम में वैसे मिलती है, हर बार मिलेगी इसमें। तो ये जो प्रोडक्ट लेते हो तुम यहाँ पे है ना, ये जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो मैंने तुम्हें दो ग्राफ्स दे दिए ऐसे, एक ग्राफ कुछ ऐसा है, दूसरा ग्राफ तुम्हारा कुछ ऐसा है, ठीक है। ये मान लो इसको एक्सटेंड कर देते थोड़ा सा, ऐसा है, और एक और ग्राफ ले लो जो कि ऐसा है। नाउ लेट्स देखो, सबसे पहले तो ये मान लो टेम्परेचर T1 पर है, ये मान लो टेम्परेचर T2 पर है, ये मान लो टेम्परेचर 3 पर है। इसके बाद सबसे पहले ये रियलाइज करो, एरिया अंडर T1 वाला ग्राफ, एरिया इज ऑलवेज गोइंग टू बी द सेम। ये पॉइंटर है, ये याद कर लेना। ये सब तुम पढ़ोगे जब तुम क्वांटम मैकेनिक्स का प्रॉपर एक कोर्स लोगे तो, ठीक है। अंडर द कर्व्स विल बी कांस्टेंट and give the total power emitted, total emitted power, ठीक है, ठीक है। सो दिस विल गिव यू द टोटल emitted power, है ना, या टोटल emitted इंटेंसिटी ले लो, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ये। अब इसमें तुम्हें यहाँ पे पता है राइट, इसका लैम्डा 1 यहाँ पे कहीं आ रहा है, हम लैम्डा मैक्स 1 इसका यहाँ आ रहा है, इसका लैम्डा 2 यहाँ आ रहा है, राइट, इसका लैम्डा 3 यहाँ आ रहा है। You realize कि T is inversely proportional to 1 by lambda max. So this implies since lambda 1 is less than lambda 2 is less than lambda 3, इसका क्या मतलब हो जाएगा? This would imply that T1 is greater than T2 is greater than T3. तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, एंड आई होप आप ये रियलाइज कर गए। तो इस पे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इजीली आता है। मैं तुमको एक और रिमेंबर यहाँ पे एक नोट है, स्टार्स आर ऑलवेज ब्लैक बॉडीज, स्टार्स आर ऑलवेज ब्लैक बॉडीज। तो इसीलिए मेरे को सन का टेम्परेचर पता चल जाता है। कैसे? क्योंकि मेरे को सन का मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला लाइट पता है ना, मैं देखता हूँ हर इंटेंसिटी से लाइट आ रही है, मैं देखूंगा इसकी कितनी इंटेंसिटी, इस वाले की कितनी इंटेंसिटी, इस वाले की कितनी इंटेंसिटी, जिसकी भी मैक्सिमम इंटेंसिटी रहेगी, राइट। तो मैं स्टार्स के केस में क्या करूंगा? सो फॉर स्टार्स वी डू द एग्जैक्ट सेम थिंग, है ना। फॉर स्टार्स है ना, फॉर स्टार्स टेम्परेचर we find the wavelength with maximum intensity, maximum emissive power, with maximum emissive power, and use that lambda and use lambda max to calculate the temperature via Wien's displacement law, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट इट, ठीक है। एनीवेज चलो, तो तुमने यहाँ पे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ देख लिया। अब फाइनली आखिर जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? वो हमारा है स्टीफेंस लॉ। तो वही स्टीफेंस लॉ ही पूरा चल रहा है। तो लाइक द लास्ट टॉपिक दैट वी नीड टू स्टडी स्टीफेंस लॉ। स्टीफेंस लॉ क्या बताता है? एट अ गिवन टेम्परेचर, है ना, which is going to be T, my emissive power of a black body, power of a black body is given by of a black body is given by E naught is directly proportional to T power 4। यानी कि आसान भाषा में E ब्लैक बॉडी क्या है? दैट इज इक्वल टू सम सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4, ठीक है। समझ में आया? सम सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4, यानी कि मेरा E नॉट जो है इससे मेरे को क्या मिल जाएगा? ये क्या होगा मेरा? दिस इज गोइंग टू बी डेल्टा क्यू नॉट, है ना, डेल्टा क्यू नॉट बाई ए डेल्टा टाइम टेकन। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? डेल्टा क्यू नॉट इज एक्चुअली इक्वल टू सिग्मा ए या डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, है ना, पावर बेसिकली पी नॉट, पावर का, है ना, पी नॉट क्या हो जाएगा? ये टी पावर 4, दिस इज गोइंग टू बी सिग्मा ए टी पावर 4,
ठीक है, समझ में आया? ओके, सिंस आई नो कि मेरा ई बॉडी कितना होता है, दैट इज ई टाइम्स ई ब्लैक बॉडी, तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू ई टाइम्स ई नॉट, यानी कि मेरे यहाँ से क्या मिल जाएगा कि मेरा किसी भी बॉडी का पावर क्या होगा, ई बॉडी क्या हो जाएगा मेरा, ई सिग्मा टी टू द पावर 4, यानी कि मेरा क्या हो जाएगा, पी बॉडी क्या हो जाएगा, ई सिग्मा ए टी टू द पावर 4, ठीक है, ई सिग्मा ए टी टू द पावर 4, ठीक है। सो दिस इज द आइडिया दैट आई वांटेड टू रियलाइज। समझ में आया? क्लियर है ये? हाँ है ना? क्लियर है ये? यस और नो? क्लियर है ये? यस और नो? क्लियर है ये? यस और नो? समझ में आया? ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि सराउंडिंग के मैं एब्जॉर्ब करूंगा तो मैं कैसे कर रहा हूँ, राइट? सो दैट वुड बी द नेक्स्ट टॉपिक कि मैं सराउंडिंग से कैसे एब्जॉर्ब करूंगा, ठीक है। चलो, तो हाउ डू आई एब्जॉर्ब दिस फ्रॉम द सराउंडिंग, दैट्स द नेक्स्ट टॉपिक। तो मान लो कि तुम्हारा सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो Ts है, यहाँ पे तुम्हारी ब्लैक बॉडी पड़ी हुई है, इसका एरिया ऑब्वियसली A है, इसका टेम्परेचर T है ना। अब इसके कुछ एमिसिविटी वो सब तो होने वी आर नॉट गोइंग टू बी इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दैट। डू यू नाउ रियलाइज कि सराउंडिंग क्या एमिट कर रही होगी? सो सराउंडिंग, व्हाट विल सराउंडिंग एमिटिंग? सराउंडिंग का क्या होगा ये? सराउंडिंग को मान लेते हैं ब्लैक बॉडी है, जो भी है ना, सराउंडिंग कितना एमिट कर सकते हैं? मान लो इसको एज ए ट्रीटेड एज अ ब्लैक बॉडी, सराउंडिंग को आई ऑलवेज ट्रीट दिस एज अ ब्लैक बॉडी, सराउंडिंग को मैं हमेशा ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट करूंगा, कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है। कितना एमिट करेगी? इनफैक्ट क्योंकि देखो सराउंडिंग को मैं क्यों ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट करूंगा, क्योंकि सराउंडिंग में हर बॉडी का अलग अलग टेम्परेचर है, तो जो एवरेज टेम्परेचर मैं असाइन करूंगा ना सराउंडिंग को, वो इसी रिलेशन से करूंगा कि वो ब्लैक बॉडी ही हो जाए, ठीक है। वो इसी रिलेशन से करूंगा कि वो ब्लैक बॉडी ही हो जाए, ठीक है। सो आई असाइन अ टेम्परेचर टू द सराउंडिंग एज्यूमिंग दैट इट इज इनफैक्ट अ ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये इक्वेशन हमेशा मान के चलता हूँ। तो फॉर सराउंडिंग वी ऑलवेज ट्रीट दिस एज अ ब्लैक बॉडी। तो अब यहाँ पे क्या होगा मेरे को, यहाँ पे मिलने वाला सिग्मा, अब देखो कितना एमिसिविटी क्या होगा, सिग्मा टी टू द पावर 4 होगा, राइट। अब इसमें कितने एरिया पे गिर रहा है, वो ए एरिया पे गिर रहा है, तो जो पावर फॉलिंग है, पावर जो या जो तुम, हाँ, तो जो पावर फॉलिंग ऑन माई बॉडी है, फॉलिंग ऑन माई बॉडी वो कितना है, पावर फॉलिंग ऑन माई बॉडी है ना, कितना है फ्रॉम सराउंडिंग, वो कितना है, माई बॉडी मतलब मेरी बॉडी नहीं, ये बॉडी है ना, इज गोइंग टू बी सिग्मा ए टी टू द पावर 4, क्योंकि मैं एरिया अपनी बॉडी का ही लूंगा ना, मैं अपना एरिया बॉडी का ही लूंगा, हाँ है ना। तो यहाँ पे ये मेरा पावर होगा, तो क्लियरली मेरा जो पावर गिर रहा है, पावर फॉलिंग क्या है वो मेरा, पावर फॉलिंग क्या है मेरा, दैट इज बेसिकली कितना, दैट इज सिग्मा ए टी एस पावर 4 ना, सिग्मा ए, यार ई को लिख दिया, सिग्मा ए टी एस पावर 4, हाँ है ना, सिग्मा ए टी एस पावर 4, राइट, टी एस ले रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। तो अब मान लो तो ये बॉडी पे ये गिर रहा है पावर, है ना। अब नाउ द पार्ट ऑफ विच द अब्सॉर्ब पावर ई एब्सॉर्ब बाय द बॉडी क्या हो जाएगा, फिर ई एब्सॉर्ब बाय द बॉडी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ई सिग्मा ए टी एस पावर 4, हाँ है ना, ई सिग्मा ए टी एस पावर 4 हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द एमिटेड पावर, वो हो जाएगा ई सिग्मा ए टी पावर 4। तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, मेरा ई जो टोटल ये, अच्छा यहाँ पे मैं ई क्यों लिख रहा हूँ, आई शुड बी राइटिंग पावर ना, ओ माय बैड सॉरी पावर है ना, दिस इज पावर। तो दिस इज द पावर बॉडी ने जो अब्जॉर्ब किया, जो पावर बॉडी ने एमिट किया, ठीक है, जो पावर बॉडी ने एब्जॉर्ब किया, जो पावर बॉडी ने एमिट किया, ठीक है। तो क्या होगा कुल मिला के, यहाँ से कुल मिला के टोटल पावर कितना आएगा वो बताओ, पावर टोटल कितना आ गया जो बॉडीज का हुआ है, पावर कितना आ गया बॉडी का पावर टोटल कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारा ई सिग्मा ए टी पावर 4 माइनस टी एस पावर 4। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द क्लास टुडे। तो पावर जो बॉडी ने एब्जॉर्ब किया जो भी हुआ वो कितना आ गया, पी बॉडी कितना है तुम्हारा, दैट इज सिग्मा ई ए टी पावर 4 माइनस टी एस पावर 4। विद दिस वी रैप दिस चैप्टर। इसके क्वेश्चंस मॉक में मैंने दिए हैं, है ना, यू शुड गो ट्राई देम आउट, चेक आउट द मॉक रूम को, अदरवाइज फाइंड क्वेश्चंस फ्रॉम वेयरएवर यू कैन एंड ट्राई देम आउट, है ना। यही आइडिया एग्जाम में तुम्हें मिलेगा, तुम्हें कभी बोल देगा कितना वो होना चाहिए, इसका कितना होना चाहिए, उसका कितना होना चाहिए, मतलब he'll just play around with the variables. So remember this and the every other equation that I've written in radiation. I promise you if you have done all of this, I don't think you'll be struggling in this unit at least. इसमें तुम्हें कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है. You'll be able to do every single question. So please try this out. Let me know if there's any difficulty in the comment section. Like the video, share the video. जो standard वही होता है ना YouTube वाला जो भी करना होता है करो सारा. See you in the next session. है ना, this was a short one, 1.5 hours के around. Hope you enjoyed it. Hope this was useful. Now we'll meet when we discuss magnetostatics on Saturday. Bye.